पाकिस्तानियों ने अटैक करना शुरू किया और ये पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है, इम्पॉसिबल ऑपरेशन। वहां पे ठंड इतनी है, आपके हाथ की सेंसेशन खत्म हो चुकी है, अंदर की सेंसेशन सुनाई पड़ रही, सब कुछ फ्रीज हो जाता है, खून फ्रीज हो जाता है, जिसके वो पल्स नहीं मिल रहे थे। अगर आपने टच कर दिया वो स्किन वहीं रह जाएगी और आपका हाथ रहेगा। एयरफोर्स वहां पे उनकी ज्यादा एयरफोर्स नहीं थी और वेव के ऊपर वेव अटैक हुआ। उस टाइम के शेल्स अभी भी वहां पे इतनी फायर, आखिरी गोली आखिरी दम तक, मोर्चा नहीं छोड़ूंगा श्रीमान। दे आर ऑल इम्पॉसिबल टास्क। फौज को लड़ना भी है। अब वो एक कॉम्पिटिशन शुरू है। तो जो लाल चौक के ऊपर तिरंगा चला वो आर्मी ने नहीं लगाया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया, वो कश्मीरी लड़कों ने लगाया। ये जानते हुए भी, तो दैट वाज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेस व्हिच वी हैड एंड अचीव्ड। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। पूरी दुनिया की जंगों की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक देश के 93,000 सैनिक सरेंडर के अंदर शामिल हों और हथियार के थे। वहां -60 के अंदर वो हमारा सिपाही जवान खड़ा हुआ है और राइफल के अंदर लोहे का पोर्शन होता है। लोहे के पोर्शन को हाथ लग गया और आपका हाथ लग गया तो ये स्किन गर्म होती है, लोहा सर्द होता है, तो वो वहीं पे चिपक जाएगा। हाजी पीर दुश्मन के इलाके के अंदर से घुस करके पीछे से काबू किया गया। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मुमकिन है, और ये जो चीज अचीव करी हमने, ये दुनिया के किसी भी देश ने अचीव नहीं करी होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। आज ये देश, आज सारा हिंदुस्तान, सारा इंडिया, सारा भारत आज हिंदुस्तान की आर्मी, इंडियन आर्मी के बारे में, उसके एवोल्यूशन के बारे में, उसकी शुरुआत से लेकर आज तक की यात्रा के बारे में, शौर्य के बारे में, सब कुछ के बारे में आपसे जानेगा। आपके शौर्य के बारे में ये देश जानेगा। बहुत सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि सर से और गहराई में और इनसाइट्स को जाने, इंडियन आर्मी के बारे में, उसके शौर्य के बारे में, उनके माइलस्टोन्स के बारे में, बहुत कमाल की चीज़ों के बारे में, सर के मिशंस के बारे में, किस तरह से इस आर्मी ने हिंदुस्तान को, इंडिया को, भारत को हमेशा प्रोटेक्टेड रखा है, एक ऐसा देश बनाया है जहाँ जीने का मज़ा अलग है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। थैंक यू राजन, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी सर, आपके पॉडकास्ट में आने का। खास तौर से क्योंकि आप हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, ज़्यादा आप वहाँ जाते नहीं हैं जी, मगर 2 गोरखपुरी मिले तो हो सकता है इस पॉडकास्ट का कुछ ज़्यादा आनंद आए। सर बिल्कुल आएगा, पूरे हिंदुस्तान को इसका आनंद आएगा। सर आपकी अपनी कहानियाँ इतनी कमाल की हैं जो कि इंटरनेट पे इतनी हैं। बहुत सारी कहानियाँ आई एम श्योर आप बता भी नहीं पाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप शेयर भी नहीं कर पाते होंगे। सर आज आपकी आंखों से, मुझे एक स्टूडेंट समझिए, एक छात्र समझिए, एक बच्चा समझिए, अपनी आंखों से जहाँ से इंडियन आर्मी को आपने देखा है, वहाँ से इस एवोल्यूशन को सर समझाइए। आज तक हम कहाँ हैं, किस तरह आगे बढ़े हैं सर, प्लीज़। राजन, सबसे पहली बात है, मैं इतिहास, हिस्ट्री का मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा जी, क्योंकि हमारे यहाँ जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती रही है वो रट्टा लगा के पढ़ाने वाली थी और रट्टे के अंदर मैं कभी भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अच्छा, हाँ, जो एक कंटेक्स्ट और जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट को समझने की बात होती है वो मुझे अच्छा लगता है, और मैं आपको इंडियन आर्मी के संदर्भ में 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा और उससे देश के संदर्भ में बताना चाहूँगा। हमारे देश के बारे में एक बहुत बड़ी मिथ्या है कि हमारा जो एक हिंदुस्तानी है, इंडियन है, भारतीय है, बहुत ही टिमिड है, बड़ा बिनाइन है, बहुत सीधा साधा है, लड़ाकू को लड़ने की क्षमता नहीं रखता है। ठीक है, आपने ऐसे सुना होगा ना? बिल्कुल सर, कि इंडिया को दबा कर रखो। क्या होता है कि एक समय आता है, जो देश होता है ना, जो कल्चरली सिविलाइजेशनली बहुत स्ट्रांग होता है, वो एक अपनी जो भौगोलिक रेखा है उसके बाहर उसको जाने की जरूरत नहीं होती है।
ठीक है, आप अपने स्वयं में ही पर्याप्त हो जी। तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो जो हमारा एक भारत देश का एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो एक हिस्सा है, जो एक तरफ अफगानिस्तान था, नॉर्थ के अंदर हिमालय था, और फिर वो पूरा घूम के नॉर्थ ईस्ट के इलाके तक आता था, और उसके बाद में तीनों तरफ आपके समुंदर थे जी। तो आपके पास में लोगों के आने की क्षमता कम होती थी और आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप अपने आप में चुप सोने की चिड़िया थे। लोग आपके पास क्यों आते थे? लोग आपके पास इसलिए आते थे क्योंकि उनके पास वो सब चीजें नहीं थी जो आपके पास थी। कोई गरीब के घर में जाता नहीं है रेड करने के लिए, वो अमीर के पास चोरी करने जाता है। डकैती अमीर के पास होती है। तो ये सारी डकैतियां हमारे ऊपर होती थी, और इन सब चीजों को डिफेंड करने के लिए आप क्या समझते हैं कि जो लोग लड़ाके नहीं थे वो कर पाते थे? कितने अटैक हुए जी। हाँ ठीक है, अटैक के अंदर लोग, दुश्मन इसलिए जीत गया क्योंकि हमारे देश के अंदर ही, हमारे देश के अंदर के जो दुश्मन तब थे वो आज भी हैं, और वो हर देश में होते हैं। कुछ हमारे देश के अंदर ये कमी रही कि हमारे ऊपर हमले, कई हमले विफल होने के बाद में ये हमले सक्सीड हो गए। जी। पहली बात ये। दूसरा, आप ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नाम सुना होगा जी। आपने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। आप क्या सोचते हैं कि ब्रिटिश के पास में इतनी छोटा सा देश, उसके पास कितने लाख लोग रहे होंगे? और लाखों की तादाद में सेनाएं चारों तरफ, कोई अफ्रीका में है, कोई जर्मनी के पास में, कोई फ्रांस में है, कोई जापान के साथ में लड़ाई कर रही है, कोई बर्मा के इलाके में है, सब जगह फौजें फैली हुई थी। किसकी फौजें थी? हमारी फौज थी, इंडियन आर्म फोर्सेस जी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्सेस, ये ज्यादातर सैनिक हमारे थे जहां भी उनकी लड़ाई चलती, जहां भी। मगर ठीक है, तमगे उनको मिलेंगे, कहानियां उनकी चलेंगी, क्योंकि वो लीड कर रहे थे। हमारी स्टोरीज लगी नहीं। हमारे जो लोग लाखों में मारे गए, उनके बारे में किस्से नहीं लिखे गए। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के अंदर, फ्रांस में चले जाओ, बेल्जियम में चले जाओ, हर जगह पे आपको इंडियन आर्मी सोल्जर्स की किस्से, उनके ताबूत, उनके मेमोरियल्स मिलेंगे। फ्रांस में भी, जर्मनी में हर भी। जगह पे आप यू हिट देखो उसके अंदर, तो आपको हर जगह मिलेंगे। तो ये कौन गया था? ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्सेस की जो मेन फाइटर थे वो हमारे भारत देश से निकले थे। और ब्रिटेन ने लगभग पूरी दुनिया पे राज किया एक समय पे। तो हर जगह हमारे, वाह, हर जगह हमारे लोग। कुछ ही से ऐसे देश के होंगे वर्ल्ड के जहाँ पे हमारे सैनिक नहीं थे। अब आइए आप 1947 के अंदर जी, ये सोचिए कि देश आज़ाद होता है और कितना समय लगता है ना, उसके अंदर दोनों की तरफ जो चीफ थे, पाकिस्तान की तरफ जो चीफ था, हमारी तरफ था, वो दोनों अंग्रेज थे। अब ये अंग्रेजों ने ये डिसाइड कर लिया था, दो चीज़ों के लिए डिसाइड किया था कि इंडिया का भारत का पार्टीशन क्यों होगा। एक तो देखिए, आपको निकाला जा रहा है, आप खुशी तो जान ही रहे ना, जो सबसे ज़्यादा रिसोर्स सामान का, राशन का, ग्रेन्स का, अनाज का, लकड़ी का, हर किस्म का, और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से मिल रहा था? लेबर का, इंडिया से। दूसरा मार्केट कहाँ था? सामान यहाँ से आता था इंग्लैंड में, वहाँ मैन्युफैक्चर होकर के वापस हमारे यहाँ पे दुनिया में बेचते थे, बट हमारे यहाँ बेचते थे जी। ठीक है, तो दोनों चीजें जब आपके हाथ से निकली तो क्या आप उस जगह को प्यार से छोड़ के जाओगे? कोई चांस ही नहीं है सर, तहस नहस करके जाओगे जी। तो पहली चीज थी कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये ब्राउन लोग, ये काले कलूटे जो 5000 सिविलाइजेशन को बात कर, हम लोग को स्नेक चामर बोलते थे जी, भूखे नंगे बोलते थे, धोती कपड़े के अंदर रहने वाले लोग बोलते थे। वो लोग भूल गए कि आप हमारे पास क्यों आए थे, मगर हमें जिस हालत में छोड़ के आ रहे थे वो चाहते थे कि उससे बुरी हालत में छोड़ के जाए। तो ये डिवीजन एक उस रीजन का था। वरना पाकिस्तान की डिमांड सिर्फ कुछ मुसलमानों की थी जो यूपी के थे, उत्तर जो प्रोविंस के थे। पाकिस्तान पंजाब के अंदर वालों को नहीं चाहिए था, सिंधियों को नहीं चाहिए था, बलूचों को नहीं चाहिए था। ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट थी? ये कुछ जो जमींदार थे, अमीर थे, उनको लगा कि जब ये सारे डेमोक्रेसी होगी तो शायद हमारे को, उनकी डिमांड थी। तो चलो वो एक वो रीजन था, तो वो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। दूसरा उनका एक रीजन था कि सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट सोशलिज्म के रास्ते पे चलने वाला, हमारे जो उस टाइम पे देश के नेता थे उन्होंने गरीबी देखी थी हमारे लोगों की, उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम अपने लोगों के ऊपर फोकस करेंगे। तो एक सोशलिज्म का एक मिजाज उस टाइम पे हमारे यहाँ पे था। इनको ये लगा कि इंडिया
जो रिसोर्स HR, ह्यूमन रिसोर्स और बाकी रिसोर्सेज से भरपूर है, ये अगर सोवियत के साथ में मिल जाएगा तो ये दोनों जब पावर बनेंगी तो ब्रिटिश का जो साम्राज्य है, जो सिकुड़ता जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा। ये डर था उनके अंदर। डर था, तो इसलिए उन्होंने एक पाकिस्तान बनाया। और उस पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी इलाका कौन सा था? वो कश्मीर का इलाका था, जो बांटना जरूरी था। वरना जो पुरानी जो जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, उसके बॉर्डर तकरीबन अफगानिस्तान और उसके साथ में अफगानिस्तान से मिलते थे, और अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन का रास्ता तुरंत निकल जाता है। तब ताजिकिस्तान एंड ऑल जो है ना, बिल्कुल देयर पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। ये 2 रीजन थे। अब मुझे बताओ कि आप 26 अक्टूबर को साइन होता है एक्सेशन का, कौन सी देश की आर्मी ऐसी है कि 26 अक्टूबर को 27 अक्टूबर के आसपास वो लैंडिंग शुरू हो जाती है कश्मीर के अंदर? बहादुरी जवान होंगे तो करते हैं, वरना ऐसे ऑपरेशन के लिए लोग को कई महीने कई साल हो जाते हैं। सडनली पाकिस्तानियों ने अटैक करना शुरू किया, कबायली भेज दिए, ये सब चीजें बहुत तेजी के साथ हुई। 26 को साइन होने के बाद 27 से शुरू हो गया सर ये सब? अभी मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। 26 तारीख को 27 को जो है हमारा पहला प्लेन लैंड होना शुरू किया, और वहाँ पे पहले कुमाऊनीज, फिर सीख, ये ठकाठक लोग वहाँ पे लैंड किए, और रोड का रास्ता था नहीं, राइट। जब तक रोड से आते तब तक तो कबायली तो ऑलरेडी बारामूला पहुँच गए थे। हमारे पहली लड़ाई देश की 47 में शुरू हुई, जब कोई रोड का रास्ता नहीं, हवाई जहाज के रास्ते से आप गए, लैंडिंग हुई, लोकल लोगों के साथ मिलकर के, कश्मीरियों के साथ मिलकर के आपने कबायलियों को और पाकिस्तान आर्मी को अपना भगाना शुरू किया। और लड़ाई श्रीनगर के एयरफील्ड के ऊपर हुई, जहां पहला परमवीर चक्र कैप्टन मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पे मिला, जो वहां पे कंपनी कमांडर थे। और हाथों हाथ की लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई। हथियार भी नहीं थे इस लड़ाई में? कम हथियार तो थे, मतलब आमने सामने की लड़ाई जी, बहुत क्लोज क्वार्टर के ऊपर लड़ाई जी। अभी आपके पास में आर्टी नहीं है, मोटर नहीं है, बड़े तोपे नहीं है, आपकी नफरी 1 पलटन की है, और हजारों की संख्या में कबायली और पाकिस्तान आर्मी के लोग आ रखे हैं। उनके साथ लड़ना एक दूसरी जगह पर जहां पे वो आपका इलाका नहीं है, आसान नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने बीट बैक करना शुरू किया। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो लोग हैं वो बहादुरी में, लड़ने में कहीं किसी से कम नहीं है, आगे ही हैं सर, आगे ही हैं, मगर हमारे दिमाग में भरा गया है। मैं भी जब बचपन पढ़ता था, ये हम तो अहिंसावादी हैं, हम तो धर्म को ही मानते हैं, हम पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, हम लड़ाई नहीं लड़ते। हमारी देश की सेनाएं बाहर नहीं जाती हैं, पूरे दुनिया भर जाती नहीं, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले। उसके बाद नहीं की, क्योंकि वो हमारे देश की पॉलिसी रही होगी। जो भी हमारी सोच में अटैक करना उतना नहीं है, या डिफेंड करना हमसे अच्छा कोई शायद ही हो। यार अटैक करना क्यों नहीं था? मराठा महाराष्ट्र में जाने के बाद में लड़ने आ रहे हैं पानीपत। 2 महीने जो है दुनिया चल के आ रही है लाखों की फौज लेकर के, और यहाँ लड़ाइयाँ हो रही, 3 लड़ाइयाँ हो गई यहाँ पर। ठीक है, आप कैसे कहना चाहते हो लड़ने की शौक? हमारे दिमाग में भरा गया कि आप अटैकर नहीं हो। ठीक है, मे बी हमारी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन भरा, मे बी बाहर के लोगों ने भरा, मे बी अंग्रेजों ने भरा, किसने भरा मैं उसके ऊपर नहीं जानता। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो फौज है, हमारे देश के जो जवान है, वो कहीं भी कैसे भी लड़ने में बहुत सक्षम है। रोड रेज देखा ना आपने जी, सड़क के ऊपर गाड़ी ओवरटेक करके यहाँ लगा लो जी, ठीक है, आप कहना चाहते हो कि अटैकर नहीं है? उसी गाड़ी में से निकल करके 4 लोग की पिटाई करके चले जाएंगे जी। ठीक है, आई थिंक समवेयर वी नीड टू चेंज, करेक्ट, राइट, बिकॉज ये जो हमने दिमाग में भरा हुआ है ना, डिफेंस, ये निकलना चाहिए। आप एक सक्षम देश के एक सक्षम फौज बनाने जा रहे हैं, और आपको अटैक के ऊपर घबराना नहीं चाहिए। तो ये हमारे देश की आर्मी की हिस्ट्री है। यहाँ से हमारी देश की आर्मी का जन्म होता है 1947 की लड़ाई से। मगर 2-3 चीजें हैं जो ब्रिटिश आर्मी ने कोई चीजें चलाई थी, अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। वो ये होता था कि भाई लोग एक रीजन के आते थे, वो एक रेजिमेंट में डाल दिया आपने। तो वो कई चीजें जो रेजिमेंटेशन की चीजें हैं वो हमने ज्यादा टच नहीं करी। कुछ चीजें टच करी, जैसे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बनी जब, तो उसमें हमने ऑल इंडिया ऑल क्लास कई रेजिमेंट में डाला, वो भी सक्सेसफुल है। हमारी एक महा रेजिमेंट हुई जिसके अंदर सभी इलाकों से देश के लोग नौकरी करने आते हैं, तो वो भी सक्सेसफुल है।
दूसरी तरफ सिख रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, अपना क्या नाम है, सिखलाई रेजिमेंट है, ऐसे करके यूनिक रेजिमेंट है जो लोकल एरिया फोकस्ड है। जम्मू कश्मीर की की जैकलाई रेजिमेंट है, जैकलाइट इन्फेंट्री है। तो हर जगह के रीजन के हिसाब से फोकस करके जो रेजिमेंट हैं वो भी सक्सेसफुल हैं, और जो दूसरी मिक्स रेजिमेंट्स हैं वो भी सक्सेसफुल है। तो वो दोनों किस्म की जो सिस्टम है और कई चीज़ें जो अंग्रेजों की थी वो हमने बना के अडेप्ट करी रखी, जो सही थी वो चलाई, जो कुछ नहीं ठीक थी उनको हम धीरे धीरे निकालते चले गए। सर, इस लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी ने क्या फॉर्म लिया, क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। या देखिए क्या हुआ कि पहले जब ये लड़ाई हुई 2 साल 1.5 साल 48 में सीज फायर हो गया, और उसके बाद में एक हमारे लीडरशिप की सोच थी, उस टाइम के लिए सही सोच थी, वो ये थी कि हमने अपने देश के अंदर इन्वेस्ट करना है, हम कहीं लड़ाई लड़ी नहीं लड़ेंगे। तो चाइना था तो चलो तुम्हें हमने सुप्रीम कहते हैं सुप्रीम काउंसिल के अंदर, अपना सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको हमने सीट दे दी, आप सबके साथ में मिलजुल के रहना चाहते थे, क्योंकि हमारे देश को बहुत ही बुरी हालत में छोड़ा था, एजुकेशन के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से, भुखमरी थी हमारे यहाँ, लोगों खाने के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई जॉब नहीं थे। तो हमारे देश के नेताओं ने ये सोचा कि यार आर्मी के अंदर चलने से ज़्यादा फोकस पहले हमको अपने देश के ऊपर, और एक अहिंसा की नीति उस टाइम पे हमारे दिमाग में भरी हुई थी जी। कई लोगों को लगता भी ये था कि अहिंसा से हमने अपनी 1947 में आज़ादी पाई, जो मुझे लगता है काफ़ी गलत है। तो उनका फोकस उसके ऊपर था, और आर्मी के ऊपर उतना फोकस नहीं था, ठीक है। और सबको लगता था कि प्यार मोहब्बत से काम हो जाएगा, मगर झटका तब लगा जब 55 के अंदर लेटर 50s में उनको मालूम चला कि एक्साई चीन के अंदर रोड बन रही है, चाइना की रोड बन रही है। अब आप उनके साथ पंचशील एग्रीमेंट कर रहे हो, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर वो सुनने को नहीं तैयार है, और 62 के अंदर आपकी लड़ाई हो गई। तो वर्चुअली देयर वाज नो प्रोग्रेस, नो चेंज, एक्सेप्ट कि हमारे जो इंडियन ऑफिसर्स थे वो उन्होंने धीरे धीरे टेक ओवर करना शुरू कर दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जहाँ ब्रिटिशर्स थे वो जाने लगे, ठीक है। 1950 में हमारे पहले CGS हो गए और CNC हो गए हमारे देश के, और ये चेंज होना शुरू हुआ। बट 1962 में एक्चुअली हमारे देश की जो सेनाएं थी, कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई सामान नहीं था, कोई साजो सामान लड़ाई की चीज़ें नहीं थी। इनफैक्ट जो हमारी नफरी भी थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो भी बहुत लो किस्म की स्ट्रेंथ थी। तो ये सोच था कि हम डिप्लोमेसी से, प्यार मोहब्बत से, हम अच्छे हैं तो दूसरा भी अच्छा होगा, इस एक्चुअली थोड़ा सा ख्याली पुलाव था, उसके अंदर लोग चलते रहे, और 62 की लड़ाई हो गई। और जब 62 की लड़ाई के अंदर हमको मुंह की खानी पड़ी, तो सेना कहीं भी अच्छा ये भी देखिए, हिस्ट्री में आपको पढ़ाते हैं कि सेना हार गई, सेना नहीं हारी। सेना जहां जहां पे रुक गई, लड़ी, वहां पे चाइनीज जीत नहीं पाए, हजारों में मारे गए, मगर जहां आदेश मिला उनको कि आप पीछे आ जाइए, वहां पे चाइनीज आगे आ गए। फिर चाइनीज को भी मालूम था कि हम टिक नहीं सकते यहाँ पर। तो 1962 में जब लड़ाई खत्म होने लगी अक्टूबर के महीने में, वो वापस चले गए अपनी लाइन के ऊपर, क्योंकि उनको मालूम था कि एक बार जब वापस चलना शुरू करे, हमारे देश की सेना जब चलेगी वापस, तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। टेरेन भी था, और कुछ उन्होंने ये टेस्ट भी किया। तो जैसे ईस्टर्न लद्दाख है, वहां पे जहां जहां हमारी देश की सेना लड़ी, वहां पे उनके हजारों में लोग मारे गए। आपने शैतान सिंह का नाम सुना होगा, आपने रिजांगला की लड़ाई के बारे में सुना होगा। 114 लोग वहां पे रह करके लड़े, शहीद हो गए, मर गए, एक ही आदमी बचा, ठीक है। और वो एक हिस्ट्री में नायाब हिस्सा है। मैं तो वहां गया हूँ, कई बार गया हूँ। इस किस्से को थोड़ा डिटेल में अगर आप बताएं तो। सो एक ये पोस्ट है रिजांगला करके जी, चुशूल ईस्टर्न लद्दाख सुना होगा आपने, और एक कैलाश रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो कैलाश रेंज के ऊपर एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जो चाइना, हमारा जो इलाका है एक्चुअली वो भी हमारा इलाका है, चाइना का इलाका नहीं है, वो उस इलाके के अंदर देखता है। तो दोस्ती की नीति के अंदर हमारी डिप्लॉयमेंट्स वगैरह नहीं थी, और ये रिजांगला के ऊपर हमारी एक कंपनी 62 के अंदर वहाँ पे थी। ज़्यादा डिफेंसेस नहीं थे, स्टोर्स नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे। और जब ये लड़ाई शुरू हुई, तो उस टाइम पे आदेश ये मिला कि सबको मालूम था कि भाई इनके पास में कुछ है नहीं, कि आप वापस आ जाओ, थोड़ा पीछे आकर के लड़ाई लड़ेंगे या रोकेंगे। बट शैतान सिंह ने, मेजर शैतान सिंह ने ये निर्णय लिया कि भाई
हम तो यहीं रुकेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, पीछे नहीं जाएंगे। पीछे नहीं जाएंगे। वाह। और एक इन्फेंट्री के अंदर मैं इन्फेंट्री से हूँ, तो एक लाइन होती है, आखिरी गोली आखिरी दम तक, मोर्चा नहीं छोड़ूंगा श्रीमान। ये लास्ट के अंदर ब्रीफिंग के अंदर होता है, ठीक है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया हम तो नहीं छोड़ेंगे, और वेव के ऊपर वेव अटैक हुआ। और आप उस जगह पे जाइए, मुझे अच्छी याद नहीं, 17,000 फीट की हाइट है, 17,000 की फीट की हाइट, ठंडा है बिल्कुल वो इलाका। गर्मी के मौसम में खड़े हो जाओ तो जो हवा चलती है वो आपके हड्डी को सर्द कर देती है अंदर तक, और एक बार आपको चिल लग जाए ना ठंड, तो वहां पे आदमी के दांत बजने लगते हैं, फिर वो जब तक स्टोव वगैरह से तापो ना तब तक टूटता नहीं है। उस इलाके के अंदर रात को लड़ाई होना, रात को हो रही है, रात को हो रही है, दिन में हो रही है लड़ाई। और जो चाइनीज का सिस्टम होता था, वो सिस्टम था वेव अटैक। उनका वेव अटैक का सिस्टम ये है कि वो 100 लोग चलेंगे, जब सारे वो 100 मर जाएंगे तो पिछले 100 ऊपर आएंगे, ठीक है। फिर वो मर गए तो तीसरा 100 आएगा, तो एक वो वेव अटैक होता है। और हमारे कितने लोग रहे होंगे? हमारे वहां पे 100 पता है, 114 लोग थे, 114। और हमारे पास कोई वेव नहीं है पीछे। हम तो डिफेंस में थे, कोई हम तो अटैक नहीं कर रहे थे। अटैक का सिस्टम ऐसे होता था पुराने जमाने में, और उनके लोग मरते जाते हैं। लास्ट में हमारे लोगों के पास में एम्यूनिशन भी खत्म हो जाता है, लोग भी खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे, और एक आदमी उस पूरी पार्टी के अंदर बचता है, ठीक है, सारे मारे जाते हैं। ऐसी बहादुरी कि किससे ईस्टर्न लद्दाख के अंदर एक नहीं है, कई है। मगर हम लोग अरुणाचल और इस तरफ क्यों हारे? क्योंकि थोड़ा सा उधर लीडरशिप चेंज कर दी गई। जो उसको नहीं लगाना था, जिसके पास में ऑपरेशन एक्सपीरियंस नहीं था, वो थोड़ा सा कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन था, उनको वहाँ लगाया गया। अब ये मैटर ऑफ डिटेल हो जाएगा, मैं उस पर जानना चाहूँगा। और वहाँ पे ऑर्डर्स कुछ गलत पास हुए, राइट। तो सामान ना होने के बावजूद, हथियार ठीक ठाक नहीं होने के बावजूद, नफरी नहीं होने के बावजूद, अगर हमारे देश का एक जवान लड़ सकता है, तो ये कहना कि हमारे जवान लड़ाकू नहीं है, हिंदुस्तानी लड़ नहीं सकता, गलत नहीं है, बहुत गलत है सर। सर आपसे एक डिटेल जानना चाहूँगा, एक पिक्चर अगर आप मेरे लिए पेंट करें कि उस समय का हमारा देश का जवान जो उस पोस्ट पे खड़े हुए हैं, जो लोग, उनके पास किस तरह के रिसोर्सेस रहे होंगे, क्या रहा होगा? उनके पास में जंगल बूट होते थे, जंगल बूट्स होते थे, ठीक है। आज मैं अगर वहीं उसी इलाके में जाता हूँ तो मेरे पास में हीट प्रोटेक्टेड बूट्स हैं, लेयर्स अंदर होती हैं, उसके अंदर जी मोटी जुराबें होती हैं, एक जुराब नहीं होती, 2-3 किस्म की जुराबें होती हैं उसमें। जो एक पतली होती है नायलॉन की, उसके ऊपर एक और मोटी जुराब होती है, फिर एक वुलन जुराब होती है। आपके पैर प्रोटेक्टेड होते हैं। जब आप चलते हो बर्फ के अंदर, तो आपका पैर बर्फ में चला जाए तो पानी अंदर नहीं आएगा, इट इज वाटर प्रूफ्ड। आपके पास पैंट शर्ट है, वो लेयर्ड होती हैं। तो अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपके पास एक लेयर है, -5 हो गया तो एक लेयर और हो गया, -15 हो गया तो एक लेयर और हो गया, बहुत विंड चल रहा है तो विंड के लिए एक लेयर हो गया। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास क्या था? उनके पास में स्वेटर था, एक एंगोला की मोटी सी शर्ट थी, रफ, और एक मुई मोटे से उनके पास जैकेट जो कुछ हुआ करते थे, बस। और हथियार के नाम पे? हथियार के नाम पे उनके पास में ये थी, क्या कहते हैं, 303 हुआ करती थी, बोल्ट एक्शन, जिसको अंदर आप भर रहे हो, अच्छा, और कारतूस, और वो चला रहे हो। एक फायर, दो फायर? एक बार में एक फायर, ऑटोमेटिक नहीं होता था। और सर हमने कितने उनकी वेव्स अटैक झेले होंगे? तो अब ये तो बहुत डिटेल हो जाएगा, ठीक सर, एक हिस्ट्री का एक अलग लेसन हो जाएगा, बट ये कहने की बात सही होगी कि उन कई हजार सैनिक, उनके कई सैकड़ों सैनिक मारे गए उनके, 114 लोगों ने। हाँ, बॉडी वहाँ पड़ी थी। मैं 62 मैं वहाँ पे 2005 में गया हूँ जी। उस टाइम के शेल्स, जो गोलियों के शेल हैं, वो अभी मेरे से पहले कितने लोग गए होंगे उठाने के लिए, आप समझ लो, ठीक है। अभी भी वहाँ पे इतनी फायरिंग हुई है, इतनी फायरिंग हुई है। वाह। अच्छा, डिफेंस कुछ नहीं था। डिफेंस समझ रहे हो क्या होता है? डिफेंस के अंदर पिल बॉक्स होता है, उसके ऊपर आगे लकड़ियाँ होती हैं मोटी मोटी, उसके ऊपर शेड होता है, जहाँ पे आटी का गोला गिरे, जहाँ मोटर का गोला गिरता है, तो उससे वो जज हो जाता है, लोग नीचे बैठे होते हैं, वो बचते हैं, स्प्लिंटर से नहीं लगता है, कुछ नहीं था, ओपन ट्रेंचेस। उस समय का सर वो पोस्ट जो डिफेंस होगा वो कैसा सर, उसकी पिक्चर एक बार? हाँ, बस वो खुली पोस्टें थी, उसके ऊपर कुछ कहीं कहीं पे CGI शीटें हैं, और कहीं पे कुछ उसके ऊपर बोरियों के अंदर डाल करके मिट्टी भर के बनाया हुआ है। नथिंग सीमेंटेड, नथिंग पिल बॉक्स। जो एक लड़ाई करने का तरीका होता है ना डिफेंस के अंदर, वो कुछ नहीं था, बिकॉज
उस टाइम में हमारी सोच नहीं थी। मैं आर्मी की, देश की बुराई नहीं करना चाहता, बट जब आपकी सोच ही यही है कि मैं आपसे दोस्ती से चला लूंगा और आप मेरे ऊपर पीठ पे छुरा भोंक देंगे, तो मैं तैयार नहीं हूँगा। सही बात है। और देश की एक फौज को तैयार करने में समय लगता है। ये समझे कि नहीं आज चलो हाकी लगाया और यहीं आप जहाँ रह रहे हो गुड़गांव के अंदर हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके लड़ाई करने चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। एक जवान के ऊपर एक हवलदार होता है, उस हवलदार को एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब मैं यहाँ फायर करूँ तो तुम हरकत करो, उसका इशारा होना चाहिए, रेडियो सेट का होना चाहिए, पीछे आरटी आनी है, उसका कई चीजें चाहिए होती हैं। आपको कपड़ा ही नहीं पहनना, आपको मैं अपनी गियर दे दूं, वर्दी दे दूं पहनने के लिए, तो आपसे वो पैंट बूट नहीं पहना जाएगा। आपको कैसे पहनना है, कैसे लेस बांधना है, वरना आपने लूज लेस बांधा तो आप गिर जाओगे। ठीक है, तो वो एक फौज को तैयार करना, तो बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, सस्ती सी बात कर रहा हूँ। जब हायर लेवल ऑफ इक्विपमेंट इकट्ठा होता है, ट्रेनिंग होती है, उसको इंटीग्रेट करना, उसको ज्वाइन करना बहुत मुश्किल होता है कि चीजें सीमलेसली स्मूथली हो जाए, क्योंकि आपके वॉर के अंदर कॉम्बैट यहीं क्राइम तो पे समय नहीं है। इस चीज को तैयार करने के लिए आपने स्टूडियो बुक किया है, आपने सामान लगाया। हर एक आदमी एक्सपीरियंस है, उसके कितने शो रखे हैं, तब आप लेके आए हो ना यहाँ पर। लड़ाई आप सोचते हो कि ऐसे थोड़ी सड़क से उतर के और एक दूसरे के साथ में हाथापाई कर दी। जब हाथापाई करी तो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, बट यू आर फाइटिंग अ प्रोफेशनल वॉर, यू हैव टू बी हैव अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी। सो नेचुरली 62 वाज अ फियास्को फॉर अस, एंड देन केम द चेंज। यहाँ से चीजें बदलना, यहाँ से चीज, जब फिर नेहरू जी को लगा झटका कि भाई ये तो यारी दोस्ती से काम नहीं होगा। ठीक है, देश को झटका लगा। फिर धीरे धीरे हमारे देश के अंदर बदलाव होने लगा। और अब क्या हुआ, 2 चीज देखिए। 62 की लड़ाई हुई, तो जब एक लड़ाई होती है ना, तो आपकी इकोनॉमिक के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है जी। एक इकोनॉमिक वैसे ही हमारी बुरी हालत थी, सदमा लग गया। हम लोग आइसोलेशन में थे, हमारी किसी के साथ दोस्ती भी नहीं थी। वहीं हमारे सामने पाकिस्तान था, 50s के अंदर उनकी अमेरिका के साथ में दोस्ती हो गई। वो सेंटों में चले गए, सीटों में चले गए, वो सारी उनके साथ में एक दोस्ती। वो दोस्ती क्यों हुई? पाकिस्तान किसने क्रिएट किया? इंग्लैंड ने किया ना। जी। तो ब्रिटिश की जो लिगेसी किसने टेक ओवर करी? अमेरिकन ने टेक जी। तो जो उनका माइंडसेट था वो कहाँ गया? इधर गया जी। दे वर वेरी कंफर्टेबल विद पाकिस्तान, दे वर नेवर कंफर्टेबल विद इंडिया, बिकॉज इंडिया में जो हमारी लीडरशिप थी वो पॉपुलेशन को देखना चाहती थी। ठीक है, और जो एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट होता है ना, वो पॉपुलेशन नहीं देखता, वो देखता है यार तू काम कर, पैसा कमा। तो एलीट ज्यादा पैसा कमाता है, लोगों के पास पैसा कम जाता है, राइट। सो देयर इज 2 डिफरेंट कंसेप्ट, राइट। दोनों सही हैं, गलत हैं, मैं उसको नहीं जाऊंगा, वो अपने पीछे जाएंगे। बट उनकी जो दोस्ती थी पाकिस्तान के साथ में अच्छी होने लगी, और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक तेवर था और उनकी जो आर्मी थी, उनके पास सेवर जेट्स आ गए, उनके पास कई चीजें आ गई। 1965 के अंदर उनकी आर्मी स्ट्रांग थी। ठीक है, स्ट्रांग थी, हाँ, बिकॉज 62 में तो आपको झटका लगा है। करेक्ट, आप हारे हुए हो, इकोनॉमिकली वीकर हो। 3 साल में आप अपने देश की आर्मी को चेंज कर दोगे? नहीं चेंज कर सकते जी। आपको रेस करना है, लोग तैयार कर रहे हैं, और आपके पास में एक दुश्मन वैसे ही खड़ा है चाइना की तरफ। आप तो अभी पाकिस्तान देख ही नहीं रहे, ओपन बॉर्डर था हमारा पाकिस्तान की तरफ। तब हम पाकिस्तान की तरफ इतना देखते भी नहीं थे। अच्छा, सोच ही नहीं थी उस चीज के बारे में, पोस्टें नहीं थी उस हिसाब से, राइट। अब 65 के अंदर पाकिस्तान को एक चीज लगी कि यार ये तो इंडिया चेंज हो रहा है और धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। मिलिट्री भी तेज जाएगी, एक्सपीरियंस भी हो गया है, इकोनॉमिकली अभी वीक है, और अभी जब चेंज होगा तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा। अभी नहीं किया तो कब किया? 47 में भी वही सोचा उन्होंने, अभी नहीं किया तो कब किया? तो उन्होंने पहला काम किया, एक लॉन्च किया ऑपरेशन जिब्राल्टर। उसके अंदर उन्होंने कबायलियों को भेजा, फिर से वो ट्राइब्समैन पुराना सिस्टम लेकर के आए। कहने को कबायली थे, बट वो पूरे पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, ट्रेंड थे, एंड दे इन्फिल्ट्रेटेड इन थाउजेंड्स। 4 कॉलम आए कश्मीर के अंदर। उन्हें यही था कि हम मुसलमान, वो भी मुसलमान, ठीक है, तुरंत हमारे साथ हो जाएंगे, और जब हम वहां से चलेंगे तो यहाँ से म्यूटनी हो जाएगी और हम लोग मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद में आर्मी क्या कर लेगी। जैसे ही उन्होंने देखा कश्मीरियों ने, उन्होंने तुरंत बताया इंडियन आर्मी को कि यहाँ पर लोग देखे जा रहे हैं, और अब आप देख लीजिए क्या करना है। फिर ये 65 में हो रहा है, 65 में हो रहा है जी, ठीक है।
ट्रांजिशन की आप बात कर रहे जी हो ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इंडियन आर्मी भी मोबिलाइज हो रही है, मॉडर्नाइज हो रही है, जी मगर स्टिल नॉट एट पैरिटी आई विल से हम्म इकोनॉमिकली एंड दिस थिंग विद उनको ये लगा था कि हम ये कर लेंगे काबू, ठीक है। और इंडियन आर्मी फिर वहाँ पे ऑपरेशन में लग गई और ये कबाई जो भी थे लोग इन्फिल्ट्रेटर्स थे, इनको वहाँ से मार भगाया गया, जो लोग पकड़े गए वो पकड़े गए, जो लोग मारे गए वो मारे गए। और पाकिस्तान को ये अंदेशा नहीं था कि इस बार गुस्से के अंदर इंडियन आर्मी और भी हमारी जो लड़ाई थी फिर कश्मीर से हटके हमने आईबी में भी फ्रंट खोल दिया। जब आईबी में फ्रंट खोला और हाजी पीर पास वहाँ पे हमने कैप्चर कर लिया, तब पाकिस्तान आर्मी की ऐसी तैसी हो गई, ठीक है। फिर वो भागे, उन टाइम पे उनका थे अयूब खान। अयूब खान बाय द वे जो अभी ऑप सिंदूर नहीं हुआ है जी, तो अयूब खान वाज ऑलरेडी फील्ड मार्शल। अच्छा यहाँ पे आसिम मुनीर हाँ सिंदूर के बाद में बने हैं। बना है ना, हाँ, वो वहाँ पे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, वो already। प्रेसिडेंट था, अच्छा ही वाज कंट्रोलिंग द एंटायर कंट्री, हाँ ठीक है, एंड ही वाज आल्सो फील्ड मार्शल। हाँ और तब ये लड़ाई हो रही है, उनको लगा कि हो जाएगा। हाँ प्लस अमेरिका तो हमारे साथ है ही है, जी राइट। जी बट बहुत तेजी के साथ में जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन किया हाँ और एयरफोर्स और सब ने लग करके कार्रवाई करी, वो तुरंत फिर भागे। कहाँ भागे? अमेरिका के पास कि अब सीज फायर करा दो। तो उस टाइम पे भी अमेरिका के पास भागे और सीज फायर वगैरह जो भी था। भाई इंडिया नहीं चाहता था लड़ाई करना, बिकॉज हम ग्रोथ की तरफ थे। आप ग्रोथ की तरफ हो, अगला बंदा लड़ाई करना चाहता है बात दूसरी, बट हमारा काम ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। एंड देन एनी केस सीज फायर हुआ, एंड देन आई थिंक नाउ अगेन जो इंडिया के जो ऊपर के लोग थे उन्होंने रियलाइज किया कि यार ये आर्मी के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ इसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तब तक हमारे आर्मी के लिए डिफेंस को हम लोग इतना सीरियसली ले रहे थे, पर उस तरह से नहीं ले रहे थे कि हमें भाई 62 अभी हुआ यार अक्टूबर में खत्म, और 65 3 साल में क्या जादू कर लोगे। फोकस था, मगर पैसा तो इतना ही है ना यार, इस पैसे से कितना पैसा वहां दोगे और कितना गरीबों पे दोगे, कितना इंडस्ट्री में लगाओगे। मगर हाँ फोकस चल गया था फौज के ऊपर, बट इतना फोकस, इतनी चीजें नहीं हो सकती थी जब 65 हुई। एंड अगेन आई वांट टू टेल यू, जो फाइटिंग स्पिरिट है हमारे देश के लोगों की, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आर्मी तो ट्रेनिंग हो जाता है ना जी। भाई आर्मी में कौन आ रहा है? देश के लोग आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जी। तो फाइटिंग स्पिरिट थी, इसकी वजह से हम लोग जीत गए। माइंडसेट से निकालना है कि इंडियंस आर नॉट गुड फाइटर्स, इंडियंस आर वेरी गुड फाइटर्स, बेस्ट फाइटर्स जी सर, ठीक है। मौका मिलना चाहिए लड़ने के लिए जी। बट अब आप कहो कि उसके पास में 10 मशीन गन भी दे दूंगा, तुम्हारे हाथ में पत्थर दूंगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा भी पैरिटी से ऊपर नीचे हो तो हम जीत के काबिल हैं। सर 65 की जो लड़ाई है, इसके जैसे आपने 62 की लड़ाई में हीरोज का नाम लिया, शैतान सिंह सर का नाम लिया, वैसे ही 65 में किसी हीरो का आपको? हाँ 65 में एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो नाम लिया जाता है वो है अपना हाजी पीर पास के दयाल सिंह जी जी, है ना, दयाल। उस टाइम पे ये ना, फिर बाद में जनरल साहब बने जी। और क्या खास था सर उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? वॉज एन इम्पॉसिबल ऑपरेशन हाजी पीर, ठीक है। और ये स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन था, इन्फेंट्री वाले लोग थे, और ये दुश्मन के इलाके के अंदर से घुस करके पीछे से काबू किया गया। अच्छा। तो एलसी जो बॉर्डर है, बॉर्डर से वो तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर गए, ठीक है। तो अंदर से जाकर के पीछे से अटैक करना, जहाँ से पाकिस्तानियों ने एक्सेप्ट ही, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मुमकिन है, उस जगह से जब वो अटैक किया, और 3 जगह से अटैक किया, सामने से इन्फेंट्री आए, पीछे से पैरा वाले आए, और पैरा कमांडोज आए, और उन्होंने इस इलाके को, तब तक हम पैरा कमांडोज बना चुके थे सर, मतलब हाँ स्पेशल फोर्सेस टाइप थे पैरा कमांडोज जी। अच्छा। एंड देन दे केम एंड कैप्चर्ड दिस, ठीक है। वाओ। और एक बड़ा हमारा हीरो था, उसका नाम है अब्दुल हमीद जी जी जी, ठीक है। ही वाज he destroyed 12 Patton tanks। और जब Patton tank उस टाइम पे they were one of the latest tanks which are given to Pakistanis। थोड़ा सा इसे डिटेल में समझाइए कि पैटर्न टैंक क्या होता है, और उसे डिस्ट्रॉय करने की पिक्चर दुनिया को दिखाएं कि क्या होता है ये पैटर्न टैंक। जो उस टाइम का टैंक था वो इट वाज द लार्जेस्ट टैंक, मोस्ट मॉडर्न टैंक उस टाइम का। उसकी स्पीड चलने की बहुत तेज थी। उसके ऑपोजिट जो हमारे पास टैंक्स थे, वो उनकी हाइट, कद, साइज, गनरी, सब चीज़ें छोटी थी। बट एक हमारे पास सिस्टम होता था आरसीएल गन्स का, ठीक है।
और अब्दुल हमीद जो है आरसीएल गन के ऊपर चलते थे और उन्होंने इस गन के साथ एक आरसीएल गन क्या होती होगी सर? एक आरसीएल गन होती है जो जीप के ऊपर माउंट होता है, एक समझ ट्यूब वाली होती है जी, और आप वो जीप को लेके जाएं, बट उसमें क्या होता है कि जैसे पैटर्न टैंक है, उसका रेंज फायर का तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, तो आपको, और उसके ऊपर एमएमजी होती है, हाँ, तो जो एमएमजी होती है वो भी तकरीबन 1000 मीटर फायर कर सकती है, हाँ, मगर जो आरसीएल का जो इफेक्टिव रेंज होता है हाँ, वो 900 मीटर के आसपास होता है। हाँ। अभी बहुत पुरानी बात है ये, बट सर ये तो हमको देख के ही अमेजिंग लग रहा है, सुन के। अब वो नजदीक जाना है आपने उसके 400-500 मीटर टैंक के, और जो वो आपको 2 किलोमीटर दूर से मार सकता वो है। 2 किलोमीटर दूर से मार सकता है। और हाँ, अगर आप ये इन्फेंट्री वाले हो तो आपके पास, उसके पास एमएमजी है, हाँ, एचएमजी है, वो एचएमजी से 1000 मीटर तक, 150 मीटर तक मार सकता है। हाँ, और आपको उसके पास जाना है, हाँ, और उसके पास से, बिकॉज जो ये टैंक होता है ना, उसके ट्रैक्स होते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, और उसके ऊपर, ट्रैक के ऊपर एक बख्तरबंद का बहुत मोटा सा एक आर्मर्ड का हाँ, हिस्सा होता है, हाँ। जिसके अंदर वो लोग बैठे होते हैं। जी, उसी के अंदर एमिनेशन होता है, उसी के अंदर गन होता है, ठीक है। उसको जो उसको टर्रेट जो मेन होता है टर्रेट के अंदर, ठीक है। अब उसको जब आपने मारना है, उसको भेदने के लिए आपको नजदीक जाना पड़ेगा, ठीक है। एक टैंक ही टैंक को बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो जो एक करीब जाके उसको जाके करीब से जाके मारना होता है, और इसके अंदर अब्दुल हमीद ने, जो कई लोग बोलते हैं 12 टैंक है, कई लोग बोलते हैं 5 टैंक मारे, एक भी मारना, टैंक टू टैंक के अंदर एक टैंक को मारना बड़ा मुश्किल होता है। आरसीएल से ने जो रिकॉर्डेड बताते हैं, कोई 5 बताते हैं, वैसे कई लोग 12 बोलते हैं टैंक मारे उसने। वाओ, ठीक है। सो इट वाज समथिंग वेरी अमेजिंग, नॉट वेरी इजी। और अभी आप सोचो कि लड़ाई चल रही है और आपके सामने जो जीप होती है उसकी इतनी हाइट होती है, टैंक की हाइट इस कमरे से बड़ी टैंक की होती है, ठीक है, हंकरिंग ऑन। सो दैट इज समथिंग वेरी अमेजिंग। 1965 में। So I think these two names are important names which can be kept in mind. Yes sir. ठीक है. So that is how 1965 wound up. और उसके बाद में फिर लोगों को लगा कि भाई अपने देश की आर्मी के अंदर क्या बदला सर? 65 में क्या बदला? 65 में क्या है कि तो आपकी जो इन्वेंट्री है वो चेंज होने लगी, एयरफोर्स के अंदर अच्छे प्लेन्स आने लगे, आर्मी के अंदर भी अच्छे टैंक्स की विजयंतवरा का इंडक्शन शुरू हुआ, और एक थोड़ा सा फोकस क्या कहते हैं अपनी गन्स के ऊपर हुआ, रेजिमेंट्स नफरी थोड़ी बढ़ाई गई, एज लिमिट थोड़ी बढ़ा दी गई। नफरी मतलब समझा दें अगर आप? नफरी मतलब स्ट्रेंथ, आई विल नॉट बी एबल टू पुट एग्जैक्ट फिगर, बट जो 62 में हमारी स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ नफरी मतलब स्ट्रेंथ, अच्छा, कितने लोग इंडियन आर्मी में कितने लोग थे जी, वो तकरीबन 1.5 गुना जी उसके ऊपर कर दी गई, और 2-3 तरीके से ज़्यादा भर्तियां की गई जी। और जो 62 के अंदर 65 में जो लोग लड़ रहे थे, पहले क्या था 7 साल नौकरी होती थी, लोग बाहर चले जाते थे, फिर वो एक्सटेंड कर दी गई, कोई 10 साल कर दी गई, फिर बाद में 15 साल करी गई, ताकि लोग बाहर कम जाएं और भर्ती भी होती रहे, तो एक आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर, युद्धपोतों के ऊपर, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के इक्विपमेंट वगैरह के ऊपर काम हुआ, डिप्लॉयमेंट के ऊपर हुआ, फिर जो बॉर्डर्स थे उनको सिक्योर करने लगे, फिर बीएसएफ एरा को बुला करके और अच्छी तादाद के अंदर 71 से पहले जो बॉर्डर्स थे वो सिक्योर करे गए, थोड़ा ट्रेनिंग के ऊपर अच्छा ध्यान देने लगे लोग। तो ऐसा हुआ कि जब तक 1971 की बारी आई तब तक हमारी फौजें जो थी एक अच्छी हालत में थी, ताकि हम एक ठीक ठाक से लड़ाई लड़ सकें। तो 1971 की तरफ चलते हैं सर। अब 1971 की वॉर में क्या हो रहा है सर? यार ये तो यार ऐसे चलाओगे तो बहुत तेज है ना। 1971 के अंदर 2-3 चीजें देखने वाली बड़ी अहम है, और वो आप अभी ऑफ सिंदूर से भी रिलेट करना। लोग कहते हैं ना कि लड़ाई में जाओ, तो इंदिरा गांधी जी ने जब सैम मानेकशॉ उस टाइम पे चीफ थे, उनको बोला कि आप लड़ाई के लिए जाओ, तो उन्होंने बताया मुझे 5-6 महीने और चाहिए। तो उन्होंने बोला क्यों? उन्होंने बताया क्या रीजन है कि लड़ाई जो है चटकी करके नहीं हो जाती है, तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। सो इवेंचुअली ही गॉट दैट 7 couple of months and the time,
मगर सिचुएशन आप देखिए 71 की सिचुएशन ये है कि अभी भी जो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमारे साथ नहीं है। हमारी देश की जनता जो एक निकल के आ रही है, हमारी देश की जनता गरीबी से अभी निकल रही है धीरे धीरे। अब सडनली आपके पास में ईस्ट पाकिस्तान से 5 से 10 मिलियन लोग आपके देश में आ जाते हैं, और खास तौर से उस जगह पर, क्योंकि ज़्यादा भुखमरी की हालत जो है उसी तरफ थी, बंगाल और उड़ीसा और बिहार इस तरफ। अब लोग वहाँ से रेप हो रहा है, ब्रुटैलिटी हो रही है, पाकिस्तान आर्मी ने जो करना है वो कर रहे हैं, और ये सब रिकॉर्डेड है जी, ठीक है जी, कि जो सब रेप वगैरह हो रहा है वहाँ पर, लोग उस जगह को छोड़ करके बॉर्डर पार करके इंडिया में आ गए, और हमारा देश अपने लोगों को खाना खिलाने में तकलीफ पा रहा है, उनको कैसे खिलाएगा अलग इशू हो गया। अब जब मिसेस इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बोला कि भाई हमारे पास इतने लोग आ गए हैं, रिफ्यूजीज मैनेजमेंट सिस्टम आना चाहिए, यूएन वगैरह आना चाहिए, तो सब लोग कहे भाई आप मैनेज करो, हम कैसे करें। तो सब कुछ देश के ऊपर हाल पे छोड़ दिया, सबने हाथ खींच लिया। और ये बड़ा जरूरी था कि भाई वो, मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे वो देश आज़ाद कराने का प्लान रहा होगा जी, राइट, इतना सोच नहीं होगा, ये सब कई चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, और कोशिश ये थी कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो जाए, ताकि जो बंगालीज थे ईस्ट पाकिस्तान के, वो अपने देश के अंदर अपने इलाके में जा पाए। मगर जो ऑपरेशन आप ये देखिए, अभी भी आज मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा पावरफुल देश अमेरिका जैसा इराक के ऊपर काबू करने की कोशिश करता है, उसको महीने लग जाते हैं। 1 साल तो तैयारी में लगा, सामान लेके लगाना, लड़ाई करना, और लड़ाई करने में भी उसको कई समय लगा। हमारी देश की सेना ने 14 दिन के अंदर कर दिया। वाह, ठीक है। और जब वो एक बार अंदर घुसे, अच्छा जगह भी आसान नहीं है, बांग्लादेश आप समझ रहे हैं ना, उसके चारों तरफ का जो इलाका है उसके अंदर सिर्फ नदियां ही नदियां हैं, कहीं ब्रह्मपुत्र है, कहीं गंगा है, कहीं तीस्ता, कहीं किस्म किस्म की नदियां हैं। और बांग्लादेश के अंदर अगर आप मैप देखेंगे तो वो मोटी मोटी जो एक मैप के ऊपर होते हैं नीले रंग की लाइनें, वो चल रही हैं। तो आपने एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना है तो आसान नहीं है। आर्मी को शिफ्ट करने के लिए रोड चाहिए होती है, रोड के लिए ब्रिजेस चाहिए होते हैं नदी नालों के ऊपर, वो सब नहीं है। उसके बावजूद इतनी तेजी के साथ ऑपरेशन हुए, कैसे अचीव करे थे सर? ठीक है। अब ये अचीवमेंट, अगेन बात वहीं आती है कि क्या हमारे देश के लोग अच्छे लड़ाके हैं कि नहीं है। हमारे देश के लोग बहुत अच्छे लड़ाके हैं, मौका मिलना चाहिए सर। एक जनरल सगत सिंह थे वहां पर, ठीक है, लोग तो कई थे, प्लान बनाया था जनरल जेकब ने, चीफ ऑफ स्टाफ थे, आर्मी कमांडर वहाँ पे अपना जनरल अरोरा साहब थे, और सैम मानेकशॉ का जो स्टाइल होता था काम करने का, वो फ्रीडम ऑफ एक्शन पूरा फॉलो किया, एंड दे वर गिवन ऑर्डर्स हाउ टू मूव, और इन्होंने हर चीज इनोवेशन करके, बांग्लादेशी जो मुक्ति वाहिनी थी वो परेशान हो रखी थी, और जब जिस देश के ऊपर ऑक्यूपेशन होता है ना, जहाँ पे जब आर्मी गलत काम करती है तो उनके खिलाफ भी लोग चलने वाले होते हैं, ठीक है। तो एक मुक्ति वाहिनी का भी काफी बड़ा मेजर रोल रहा, ठीक है, जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे। तो लॉट ऑफ रेजिस्टेंस वाज आल्सो गिवन बाय मुक्ति वाहिनी, एंड ये दोनों का सम्मिश्रण। बट ये कहना कि सिर्फ मुक्ति वाहिनी पे बिलीव करते चले जाओ, आपको कोई भी हो सकता है, आप ये नहीं जानते ना ये पाकिस्तान आर्मी का आदमी है कि ये मुक्ति वाहिनी का आदमी है, बिल्कुल। बट येट विद द स्पीड ऑफ ऑपरेशन एक इमेजिनेशन, इनोवेशन रहा, जहां जरूरत पड़ी वहां पर बोट्स लगाई और जोड़ दिया, उसके ऊपर चलते चलते आदमी पार हो गए, ठीक है। जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे हेलीकॉप्टर्स को यूज किया और नाले, नदी नाले क्रॉस कर लिए गए, कहीं कहीं पे टेम्पररी ब्रिजेस बनाए गए जो इंजीनियर्स ने बनाए, मगर काम हर जगह पे स्पीड के साथ हो रहा है, और मल्टीपल डायरेक्शन से किया गया, एक डायरेक्शन से नहीं किया गया। एयरफोर्स वहाँ पे उनकी ज़्यादा एयरफोर्स नहीं थी, वहाँ पे छोटी एयरफोर्स थी,
उनकी पूरी जो एयरफोर्स थी वो तहस नहस कर दी गई। तो उससे क्या था, जो ऊपर से हमारे ऊपर हमला होता था वो हमले का बंद कर दिया गया। वाइल हमारे देश की जवानों की बहादुरी तो थी ही थी, मुक्ति वाहिनी के लोगों की का जो गुस्सा था वो भी था, मगर एक और चीज थी बहुत अहम। वो क्या? वो जो एक आर्मी या एक देश दूसरे देश या लोगों के ऊपर कोई गलत काम करता है ना, तो उसको उसका सजा वहीं भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो जब आपने लूटपाट की, मारा काटा, कई बॉडीज मिली लोगों की, गांव लोगों को लाइन करके उन्होंने गोली मार के नीचे गिरा दिया। और पुराने जमाने में इन सब चीजों के रिकॉर्ड्स नहीं होते थे। आफ्टर ऑल और क्या रीजन था कि 5 मिलियन 10 मिलियन लोग 50 लाख लोग हमारे छोड़ देश के में छोड़ के आ गए, अपना घर छोड़ रहे हैं, अपना घर छोड़ के आ गए। कितना भी आदमी गरीब हो वो अपना घर नहीं छोड़ सकता, तो कुछ तो रहा होगा। घर ही तो एक गरीब के पास आखिरी चीज है। तो जो ऐसी फौज होती है ना, जो डरा के चलती है, जो अधर्म के रास्ते पे चलती है, उसका जो गिरना होता है वो बहुत तेजी के साथ होता है। तो इनके ऑफिसर्स वो वुमनाइजिंग में लगे हुए हैं। जब उनका ऑफिसर वुमनाइजिंग में लगा हुआ है तो जवान भी कहीं पीछे नहीं रहेगा। तो एक जो मॉरल वैल्यूज होते हैं ना, वो गिर जाता है, तो आप अधर्म के रास्ते पे चलते हो। मुझे लगता है कि हमारे देश की सेना धर्म के रास्ते पे चली, लोगों को निजात दिलाने के लिए चली, लोगों को आज़ाद कराने के लिए चली। ठीक है, इसलिए हर जगह पे हमारी सेना सक्सेसफुल होती चली गई। उनकी सेना लोगों को दबाने में, मारने में, कत्लेआम करने के ऊपर, लूटपाट करने में और रेप करने के अंदर लगी रही। तो उनकी सेना का हार जाहिर था तेजी के साथ होना था। तो दैट वाज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेस व्हिच वी हैड एंड अचीव्ड। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। पूरी दुनिया की जंगों की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक देश के 93,000 सैनिक सरेंडर के अंदर शामिल हों और हथियार गिर दें। नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं था कि उनके पास में अगर वो चाहते लड़ना तो ढाका को सब इकट्ठा होकर लड़ते। 93,000 तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। 93,000 तो कई सेनाओं की नफरी है। कई देश की सेनाओं की जो स्ट्रेंथ है वो 93,000 नहीं है। मगर वो आपने वहां छोड़ दिया। सो बट येट, ठीक है, तो हमारे देश की जीत हुई। वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी काफी लड़ाइयाँ हुई, मगर ज्यादातर एक्शन उस टाइम पे ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर। सर 1971 के इस हिस्टोरिक ऑपरेशन के बाद जहाँ बांग्लादेश क्रिएट हुआ, हमारे देश ने बहुत बड़ी चीज़ अचीव की, हमारी आर्मी ने बहुत कमाल की चीज़ अचीव की। इसके बाद सर, इस लड़ाई के बाद अब हमारी आर्मी किस तरफ जा रही है, क्या रुख बदला है, किस तरह के अब हम रिसोर्सेज वाइज कैसे होगा, और अब अगला बड़ा मिशन कौन सा आता है सर? यार 2-3 चीज़ें हुई जी, ठीक है। जो एक ऑपरेशन के नाम से देखें तो लोग कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानते हैं 1999 में जी, बट ऐसा नहीं है कि 28 ईयर्स के अंदर और कुछ नहीं हुआ। 28 ईयर्स में बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ कैसे हुआ? नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक इंसर्जेंसी की लड़ाई शुरू हुई, राइट। उसके ऊपर आप जानते हो अभी काफ़ी हद तक पीस है, और वो उसके अंदर इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा हाथ रहा, राइट। उसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। उस इंसर्जेंसी कंट्रोल करने की कितनी मुश्किल, जहाँ पे रोड नहीं थे, सब चैलेंजेस थे, और बाहर से कितना सामान, असला, पैसा, ड्रग्स उसमें आता था। उस चीज़ को हैंडल करने के लिए बहुत मेहनत लगी, राइट। तो वो एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा। दूसरा एक हिस्सा लोग नहीं जानते हैं कि ग्लेशियर 1984 के अंदर हमारे इंडियन आर्मी ने ग्लेशियर के ऊपर एक रेस टू ग्लेशियर हुआ, क्योंकि हमको नहीं पता था कि ग्लेशियर जो हमारी एलसी है या पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर है, एक वो पहले इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, फिर वो एक कहते हैं जगह आकर के वो एक ये बोलते हैं वर्किंग बाउंड्री, बट हमारी तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर आता है टिल समवेयर नियर चिकन स्नेक का जो एरिया है वहाँ तक आता है, और उसके बाद में वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल सीधा जाता है NJ 9842 के पास, जो ग्लेशियर से कुछ पहले की एक जगह है, वहाँ तक वो लाइन बन जाती है। और उस लाइन से लोगों ने ये कर दिया कि फ्रॉम हियर नॉर्थवर्ड्स अपवर्ड्स, और लोगों ने कई उसके मतलब निकाले, मगर एक मैप
कोई कहीं किसी तरह बेमानी से एक मैप बना जिसके अंदर हमारा पूरा जो ग्लेशियर का इलाका था वो पाकिस्तान के अंदर दिखा दिया गया, और हमारे बिना जाने फॉरेन ब्रिटिश माउंटेनियर्स, अगेन आप देखो ब्रिटिशर्स, ठीक है, उस इलाके से पाकिस्तान आर्मी के साथ में जो पहाड़ियां हैं वो सारी पहाड़ियां 18, 19, 20, 21 हज़ार फीट से ऊपर है। तो माउंटेनिंग एक्सपीडिशन के नाम से उन सब जगह के ऊपर उन्होंने धीरे धीरे जाना शुरू किया। और जब आप जाते हो और रिपोर्ट बनाते हो एज ए माउंटेनिंग एक्सपीडिशन, आप ब्रिटेन से गए, ऑस्ट्रिया से गए, कोई जापान से गया, तो वो क्या हो गया, किस आर्मी के साथ गया, पाकिस्तान आर्मी के साथ गए, तो उनका दिखाने लगे उनका। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, हमारे एक बुल कुमार करके होते हैं, कर्नल नरेंद्र कुमार, उनको बुल कुमार बोलते थे, बहुत ही टफ माउंटेनियर थे। उन्हें किसी ने बताया ये चीज़ और ये मैप पर दिखाया। जब उनको ये मालूम चला तो उन्होंने हमारे देश के जो आर्मी के लोग थे उनको बताया, ऊपर नीचे सब गवर्नमेंट को पता चला, और फिर ये आदेश हुआ कि इसको आपने काबू करना है। और ये बहुत तेजी के साथ हुआ, क्योंकि उधर तैयारी पूरी हो चुकी थी कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमने बैठना है। और अगेन लड़ाई में आर्मी को तैयार करना आसान नहीं होता है। ग्लेशियर के ऊपर जाने के लिए आपको भी एक अलग किस्म का साजो सामान चाहिए। वहाँ हथियार से ज़्यादा आपको एक इक्विपमेंट चाहिए, माउंटेनिंग इक्विपमेंट चाहिए। आइस के ऊपर चलने के लिए क्रैम्पॉन्स वाले शू होने चाहिए। -50-60 डिग्री में काम करने के लिए आपको क्लोथिंग होना चाहिए। खाना बनाने के लिए सामान चाहिए, और क्रिवैसेस को पार करने के लिए सामान चाहिए। हर चीज़ एक हाई क्वालिटी का होना चाहिए जो उस टेम्परेचर के अंदर टूटे ना और काम कर सको आप, राइट। प्लस हाइट्स 20-21 हज़ार फीट, जहाँ पे एक माउंटेनियर जाता हो वहाँ पे आपने फौज को लेके जाना है। दे आर ऑल इम्पॉसिबल टास्क। फौज को लड़ना भी है, फौज को लड़ना भी है। अब वो एक कंपटीशन शुरू हुआ। उस कंपटीशन के अंदर आप समझो कि एक दिन डिसाइड हुआ, टीमें उठा करके चलने के बदले हेलीकॉप्टर से 4-5 जगहों पे डाल दी गई सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। अगर मैं आपको 11,000 से उठा करके 20,000, 15,000, 18,000 पे डाल दूं तो, और बर्फ़ के अंदर डाल दूं, बर्फ़ की सिल्लियों के अंदर, तो पहले तो रहने में भय, सांस लेना ही मुश्किल, सांस तो है ही नहीं, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। फिर आसपास रोज एवलांच हो रहा है, और आप को वहाँ डाल दिया गया। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान आर्मी तैयारी के साथ में आपके पास आ रही है। और ये जो चीज़ अचीव करी हमने, ये दुनिया के किसी भी देश ने अचीव नहीं करी होगी। 1984 के अंदर जब सियाचिन ग्लेशियर को ऑप मेघदूत के तहत ऑक्यूपाई किया गया, और फिर यहाँ से बाय फुट चलने की कार्रवाई, लिंक अप होने की, सर्वाइवल की, फायरिंग की, बहुत लोगों ने जाने दी। लोग जानते ही नहीं इस चीज़ के बारे में, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। और टेरेन से, एवलांचेस से, क्रिवैसेस से जो खाई में लोग गिर गए, आपके जो लंग्स हैं, जैसे जैसे हवा कम होती जाती है पानी भरता जाता है, ठीक है, और उसको पल्मोनरी ओडिमा बोलते हैं। वो अंदर पूरा लंग भर जाता है और उससे आप निकाल नहीं सकते, फिर वो आपके लंग को ख़त्म कर देता है, और आदमी जो है बिना किसी इवैक्यूएशन के वहाँ पर मर जाता है, ठीक है। एंड और किस्म की चीज़ें, दिमाग की बीमारी, आप एक टेन्योर काटिए वहाँ पे 3-4 महीने का और आपके 5 साल की उम्र कम हो जाती है, बिकॉज वो आदमियों के रहने के लिए जगह बनाई नहीं है भगवान ने, राइट। मगर वो ऑक्यूपाई करना बड़ा जरूरी था। अगर वो ऑक्यूपाई नहीं करते तो चाइना ने, जिसने अक्साई चीन को काबू कर रखा है, वहाँ से और पाकिस्तान का मेल ठक करके हो जाता, ठीक है। और एक बार वो काबू हो गया तो फिर धीरे धीरे करके आपके पास में लद्दाख के ऊपर भी काबू आ जाता। तो ये जो ऑपरेशन हुआ ऑप मेघदूत का, एक बहुत ही आला दर्जे का ऑपरेशन हुआ। तीसरी चीज जो उस टाइम पे हुई, इससे पहले इज ऑप पवन, ठीक है। ऑप पवन चलने से पहले एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो सर ग्लेशियर में कॉम्बैट कैसा होता है, क्या मतलब उसकी अगर आप एक पिक्चर डॉक्टर से, और दूसरा आप खुद सियाचिन में पोस्टेड रहे हैं, 3-3.5 महीने आपने खुद वहाँ काटे हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम तो ये चीज़ सिर्फ इमेजिन कर पाएंगे, सुन पाएंगे, शायद कहीं पे एक फोटोज वगैरह, पिक्चर्स वगैरह देख पाएंगे। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सर अगर हमसे शेयर कर सकें तो। सियाचिन ग्लेशियर पे जब टेन्योर के लिए आते हैं ना आप ड्यूटी के लिए, आजकल तो काफ़ी अच्छा सिस्टम हो गया, और जब मैं गया था बहुत सही सिस्टम हो गया था। तो मैं हमेशा अपने आप को कंपेयर करता हूँ। जब मैं गया था ग्लेशियर के ऊपर, तब मैं सोचता था कि जब ये बुल कुमार आए थे, कर्नल नरेंद्र और उनके साथ में जो टीम आई थी, जब ये बाना सिंह ने अटैक किया था बाना के ऊपर, वो बटालियन ने अटैक किया था, वो कैसे किया था, मैं उन सब जगहों पे गया हूँ, ठीक है।
मेरे टाइम पे सिचुएशन बहुत अच्छी थी, मगर फिर भी इतनी टफ थी कि चलने में मुश्किल तो होनी ही होनी है, राइट। आप टॉप के ऊपर है, फिर भी दुश्मन आपके ऊपर हावी है, वहां पे भी आपके साथ दुश्मन है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। आप ये सोचो कि एक जवान सिपाही ड्यूटी दे रहा है, बाहर खड़ा है, जो बर्फ पड़ती है, बर्फ कैसे पड़ती है? ऊपर से नीचे पड़ती है जी। वहाँ बर्फ ऊपर से नीचे नहीं पड़ती है, वहाँ बर्फ फ्लैट चलती है, क्योंकि जो हवा की रफ्तार है, हाँ। आम तौर पे जो हवा की रफ्तार है वहाँ पे 50-60 किलोमीटर से कम नहीं होती है, ठीक है। आप यहीं दिल्ली के अंदर ठंड के मौसम में बाहर खड़े हो जाएं और 20-25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चले तो आपके पूरे बाजू सब सन्न हो जाते हैं, सर न्यूज़ आ जाती है, लोग मर जाते हैं, शीत लहर बोलते हैं, शीत लहर। वहाँ -60 के अंदर वो हमारा सिपाही जवान खड़ा हुआ है और राइफल के अंदर लोहे का पोर्शन होता है, तो वो लोहे को पोर्शन को कपड़े से कवर किया जाता है, क्योंकि अगर गलती से लोहे के पोर्शन को हाथ लग गया और आपका हाथ लग गया तो ये स्किन गर्म होती है, लोहा सर्द होता है, तो वो वहीं पे चिपक जाएगा। आपकी उंगली की स्किन उस लोहे को टच भी नहीं कर सकती। अगर आपने टच कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो स्किन वहीं रह जाएगी और आपका हाथ आ जाएगा। टेम्परेचर का फर्क होता है, ये साइंस है जी, ठीक है, इसमें कोई बहुत विद्वानता की जरूरत ही नहीं है जी। आप उस चीज को रख नहीं सकते। आप उसके साथ में है, आप खाना जब बनाने शुरू करते हो तो चावल बनाने में आपको यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर 10 मिनट में चावल बन सकता है, वहाँ प्रेशर कुकर के अंदर 1 घंटा लगेगा उसको बनाने में, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो खाना बनने में उतना टाइम लगता है। आपने नॉर्मल आपका जो डेली रूटीन है, आपने भी खाना खाया, बाथरूम तो जाओगे ना, शौच जाओगे, कैसे करोगे? कैसे करते हैं सर वहाँ पे? सब चीजें आपने सोचने वाली है कैसे होता होगा, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। आप चल रहे हो, आज इस रास्ते से चल के गए आप और 2 बार गए, 3 बार गए, चौथी बार में अगर आपने लूज रखा दिमाग तो जमीन नीचे से फट जाएगी और क्रिवैस खुल जाएगा और आप अंदर घुस जाओगे। अगर आप रोप अप करते हैं, उसको बोलते हैं रोप, बोलते हैं रोप का मतलब ये रस्सी नहीं होता है, रोप का मतलब ग्लेशियर के अंदर या माउंटेन में 3 से 4 लोग रस्सी बांध के चलते हैं, ताकि अगर एक आदमी अंदर घुस गया तो बाकी दोनों लोग आइस के ऊपर अपने आइसेस को गाड़ देते हैं, ताकि उसका जो झटका है वो रुक जाए और उसको फिर वो नीचे खींच करके ऊपर ले आए। और अगर आपने वो नहीं गाड़ा तो आपका वजन अगर 80 किलो है, 60-70 किलो है, और जब आप नीचे घटके से आएंगे और आपके ऊपर वजन भी है 30-40 किलो का, तो 100 किलो फोर्स लग रहा है कहीं हुआ, तो जब आप झटका लगे तो क्या होगा? ये जो 2 श्रीमान है वो कहाँ है? वो सड़क पे नहीं है, वो कहाँ पे है? बर्फ की सिल्ली पर है जी, कोई फ्रिक्शन नहीं है वहां पर, फिसल गई, वो फिसल करके साथ में क्रिवास जो हजारों फीट नीचे होता है, अगर वो 50 फीट भी नीचे हुआ तो आपके पैरों में क्या पहना हुआ है आपने? क्रैम्पॉन, जो कांटे होते हैं, ठीक है, वही कांटे आपको लगेंगे। आप नीचे चले गए और ऊपर वाला आपके सर के ऊपर आया तो क्या लगेगा? उसके पैर का क्रैम्पॉन लगेगा। आपके हाथ में सामान है जो सब शार्प चीजें होती हैं, जो एक बार आदमी क्रिवास में गया उसका बचना तकरीबन 10% हो जाता है, ठीक है। बहुत किस्मत चाहिए उसको बचने की, ये रोप को बचने की किस्मत चाहिए। एवलांच हो गया, आपकी पूरी पोस्टें जो है एवलांच के अंदर बर्फ का जो एक स्लाइड होता है उसके अंदर फंस जाती हैं, तो 5 हैं 10 हैं निकलते नहीं है भाई। उनको निकालने के लिए कहीं नियरेस्ट पोस्ट से बंदा आएगा, 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे आप एवलांच के अंदर बैठे हुए तो जिंदा बचेंगे। इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग ये होती है कि एवलांच में अंदर फंस गए तो आपने अंदर कैसे रोल करना है, अपने बॉडी का एक एयर पॉकेट बनाना है, किस हिसाब से जीना है, कैसे बचना है। तो जब तक हम गए कई चीज़ों की कई ड्रिल्स आसान हो गई थी, मगर ये काम तो वहाँ फिर भी हो रहा है, ठीक है। आप आसान कह रहे हैं सर, वो हमारे जीवन में बट मैं 84 वाले में उनको देखता हूँ जो मुझसे पहले थे लोग, और उन्होंने कॉम्बैट भी वहाँ पे हुआ है, कॉम्बैट भी हुआ है, ठीक है। और फिर अब आप देखिए, बाना पोस्ट की बात आता हूँ मैं आपको। बाना पोस्ट जो एक हमारे ऑनरी कैप्टन बाना है उनके नाम पे हुआ है। बाना पोस्ट कैसे हुआ? ऊपर बैठे हुए एक पाकिस्तानी, अच्छा लोग पाकिस्तानी बोलते हैं ना हमको सियाचिन पे हैं,
कोई सियाचिन पे नहीं है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो एक 70 किलोमीटर, ग्लेशियर का मतलब ये होता है आइस, ठीक है। आइस कहाँ होता है? वैली के अंदर होता है, घाटी में होता है। उसके दोनों तरफ पहाड़ियों की एक रेंज है। इस तरफ पाकिस्तान है, वो पूरी रेंज के ऊपर हम बैठे हुए हैं, पहाड़ियों की रेंज के ऊपर। पाकिस्तानी कहीं नहीं थे, एक जगह था पोस्ट कॉल कायदे आजम पोस्ट या कायद पोस्ट उसको बोलते थे। और उस पोस्ट के ऊपर ऑर्डर हुआ कि क्योंकि वो वहाँ से देखते थे वैली के अंदर हमारे जितने जवान चलते थे इसमें ग्लेशियर के अंदर, उनके ऊपर आर्टी का बोला गया होता था। तो आदेश हुआ कि इसको कैप्चर होगा। एक जैकलाई यूनिट थी, बहुत तगड़ी यूनिट है, और उन्होंने अटैक किया, कई बार अटैक किया, फेल हुए। फिर उन्होंने एक बार ऐसा अटैक किया कि रस्से बांधे गए। वो एक 450 मीटर की 350 मीटर की एक दीवार है बर्फ की, और उस बर्फ के अंदर आप रस्सी रात को बांधा गया। फिर उसके ऊपर लोग चढ़े, और चढ़ करके जब वो पहुंचे तो कई लोग तो रास्ते में मर गए। फिर ऊपर जब पहुंचे तो ये एक बाना जिंदा थे सिर्फ, और वो फिर वहाँ पे कैप्चर किया गया। काफ़ी लॉसेस हुए हमारे, और फिर वो बाना पोस्ट कैप्चर किया, और मैं उस बाना पोस्ट पे भी गया हूँ। और ऊपर चढ़ते हुए जब आपके ऊपर फायरिंग नहीं हो रही है, आपकी सांस फूल रही है, और आप जब चल रहे हो तो रुक नहीं सकते। 4 पॉइंट क्लाइंब बोलते हैं, मतलब दोनों हाथ पे आइसेक्स होता है और पैर में क्रैम्पॉन के आगे 2 ऐसे लगे होते हैं। आप उसको मारते हुए कट 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 सकते हो। अगर खड़े हो गए तो बर्फ गिरने लग जाएगी, और बर्फ गीली हो गई, और गीली मतलब पिघल गई, तो आप नीचे सरक के आ जाओगे, और सरकोगे तो कहाँ जाओगे? खाई में जाओगे। सो यू हैव टू कीप ऑन क्लाइंबिंग, यू कांट स्टॉप। तो इतनी ताकत होनी चाहिए आपके बाजुओं में और थाइस में कि आप चढ़ सको। सर इसकी बहुत ट्रेनिंग पहले होती है कभी? बहुत ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, टेस्टिंग होती है। जब आप चढ़ने लगते हो तो आपका मेडिकल होता है। थोड़ा सा भी 19-20 हो, आप ऊपर नहीं जा सकते। और जो नहीं जा पाता है वो पलटन होती है। जैसे मैं सिखलाई का हूँ, तो अगर मैं नहीं जा पाया तो मेरे जवान मेरे को बोले हाँ साहब क्यों हो गया, ठीक है। तो एक बड़ा वो भी होता है, इज्जत का मामला है। तो एक फौजी इज्जत के लिए लड़ता है, फौजी जीत के लिए नहीं लड़ता, वो इज्जत के लिए लड़ता है। हम लोग जब बाना चढ़ते हैं, हाइट ऊपर चढ़ते हैं, तो हमेशा हम लोग इज्जत के लिए चढ़ते हैं, ठीक। एनीवे, राइट। सो ये एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको ग्लेशियर का ही। दूसरा दिन था मेरा, दूसरा या तीसरा दिन था, हमने टेक ओवर किया था उसको, और एक हमारी रोप जा रही थी, बर्फ बहुत पड़ी थी। 3 फरवरी या 4 फरवरी का दिन था, और उस दिन बर्फ जो है क्रेवासेस के ऊपर पड़ी हुई थी। एक दिन पहले बंदे उस रास्ते से चल के गए थे, उसी रास्ते से वापस आ रहे थे, और एक आदमी उसमें घुस गया, ठीक है। तो जब तक वो टीम रिएक्ट करी, आधा घंटा के अंदर एक टीम आई। ये बाकी तीनों लड़के जमीन के ऊपर पड़े हुए थे ताकि वो अंदर ना चला जाए। फिर उसको निकाला गया, उसके हाथ, उसकी पूरी सांसें बंद थी, और मुझे फ़ोन आया, रेडियो मतलब मैसेज आया कि सर वो तो मर गया, ठीक है, हमारा जवान है ऐसे करके है, वो उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि उसके वो पल्स नहीं मिल रहे थे, और डॉक्टर ने ही बता दिया। तो मैंने भाई बोला कि आप कोई बात नहीं, आप उसको ऐसा करो, एक हापो बैग होता है, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडियमा बैग, जो प्रेशराइज किया जाता है ताकि प्रेशर रहे तो आदमी के अंदर जो पूरी कार्रवाई है वो चलती रहे, ठीक। तो आप उसको उसमें डालो, उसके साथ में एक जिंदा आदमी को लिटा दो, और स्ट्रेचर होता है, उसको एक स्की स्ट्रेचर होता है, और स्नो स्कूटर के पीछे बांधो, उसको हेलीपैड पे लेके आओ। मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ ले आने के लिए। तो हेलीकॉप्टर को आने के लिए 45 मिनट लगता है, जहाँ पे वो हादसा हुआ वहां से आने में 30 मिनट लगता है। 10-15 मिनट को तैयारी करने में लगा, चॉपर को आने में 45 मिनट लगा। ये जवान जब तक वहां पहुंचा, इसको निकाला तो इसकी पल्स वापस आ गई। वाह, ठीक है। अब पल्स क्या होता है कि आप देखिए, एक्सपीरियंस है वो, आप वहां पे ठंड इतनी है, आपके हाथ की सेंसेशन खत्म हो चुकी, अंदर की सेंसेशन सुनाई पड़ रही, सब कुछ फ्रीज हो जाता है, खून फ्रीज हो जाता है। आप जब 3-4 महीने रह लेते हो तो आपकी जो नस में खून है वो थिक हो जाता है, ठीक है। उसके कई साइंटिफिक रीजन है, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अब वो जब धीरे धीरे चलता है तो फिर आपके क्लॉटिंग होने लगती है। तो कई किस्म की बीमारियां, आप लोग कहते हैं यार 3 महीने रहे तो क्या हो गया, मगर आप 3-4 महीने ऐसी जगह रहिए जहाँ पे -40 -50 डिग्री टेम्परेचर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं है, हवा ही नहीं है,
तो आपके बॉडी पे जाहिर है जो यहाँ पे प्लेन में रहने वाली बॉडी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। फिर उसको हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और हेलीकॉप्टर के पायलट ने उसके मुंह पे ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया। जब तक वो नीचे लैंड होता है तो हेलीकॉप्टर से सही हालत में खड़ा होता है, थोड़ा लंगड़ाते क्योंकि उसकी बॉडी में रस्सा लगा हुआ था। जब वो झटका लगा तो उसकी बॉडी के अंदर बैक के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, बट वो ठीक ठाक जिंदा अपने माँ बाप बच्चों के पास वापस। मिरेकल है सर ये तो। मिरेकल। एक मेरा जेसीओ था जिसको 2 हार्ट अटैक हुए बाना के ऊपर। 12 दिन बर्फ पड़ती थी, मैं इवैक्यूएट नहीं कर पाया उसको, बट वो जिंदा आया 12वें दिन। 2 हार्ट अटैक वहीं हुए। सो इट इज ऑल अबाउट दैट। ट्रेनिंग तो चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, मगर भगवान का हाथ बहुत जरूरी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ग्लेशियर वो मानते हैं। इट्स वेरी टफ। सर अब कारगिल की तरफ चलते हैं। हाँ, नहीं, हम कारगिल से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक हुआ ऑप-1 जी, श्रीलंका के अंदर। जी जी जी। हमारा ऑपरेशन हुआ, आप शायद जानते नहीं होंगे उसके बारे में, ज़्यादा लोग हमारे देश में बात नहीं करते। बहुत लॉसेस हुए हमारी। राइट डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन मुझे नहीं पता है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूँगा, बट हमारे देश की सेना ने जा करके LTT के साथ वहाँ पे लड़ाई लड़ी, जो भी स्टेबिलिटी हो सकी लाने की कोशिश करी। 3-4 साल हम लोग वहाँ रहे और फिर हम लोग वहाँ से आए। मालदीव के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसके अंदर हमारे पैराज ने लैंड किया। वहाँ से फ़ोन आया उनके प्रेसिडेंट को, हमारे यहाँ पर की म्यूटनी होने वाली है, हो रही है, कुछ करें। तो हमारी फौजें वहाँ मालदीव्स में गई और उन्होंने एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन करके वहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म करी। सो ये एक ऑप-1 हुआ। ऑप-1 से हमारी फौज वापस आई। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमारी फौज चलती रही, बट क्या हुआ कि कुछ कारणों की वजह से हमारी आर्मी इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहा। बाहर से इक्विपमेंट, बाहर से सामान। बिकॉज पहली बात है, बाहर का इक्विपमेंट था अच्छा, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, हमारे पास इतना फोकस नहीं था। प्लस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भी गवर्नमेंट की चीज़ होती है, आपको मालूम है कि काम वहाँ पे अपनी स्पीड से, अपनी रफ्तार से होता है। लॉट ऑफ टाइम वो वर्कर एजिटेशन है, करप्शन है और कई चीज़ें होती हैं। उसके हिसाब से मे भी हमारी इंडस्ट्रीज़ को जो बाकी सब जगह 19-20 चल सकता है, मगर आपके 2 एमिनिशन के अंदर कोई कमी हो गई, आपने यहाँ से गोला दागा और गोला आपके ऊपर ही फट गया, बिकॉज अंदर जो एमिनिशन था वो अच्छा नहीं भरा था, तो आपके बंदों की जान चली जाएगी। आपने हथियार से फायर किया और आपका हथियार फट गया तो आपके लोगों की जान चलेगी, तो आपको अपने हथियार पे ट्रस्ट नहीं होगा। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विच वाज देयर पॉसिबली वाज had not improved. It was quite old system of working. I'll talk about it later. Then we came from this. फिर हमारा शो हुआ ये जम्मू कश्मीर का। एक क्या थे, पंजाब के अंदर जो टेररिज्म था वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों ने ही उस चीज़ को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जी। और फिर था जम्मू कश्मीर का टेररिज्म का, वो एक थोड़ा सा समय ये दौर कब से शुरू होता है? ये शुरू होता है 87, 88 से शुरू होता है, बट आर्मी की इन्वॉल्वमेंट उसमें 1990 में होती है जी। और फिर राष्ट्रीय राइफल रेज होती हैं, और राष्ट्रीय राइफल रेज होने के बाद में फिर इस इलाके के अंदर कंट्रोल हो जाता है और ये इलाका वापस काबू में हो गया 99 के अंदर। और इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुई थी कि फॉरेन टेररिस्ट बहुत आए थे। पाकिस्तानी तो थे ही थे, बट दुनिया भर के कई टेररिस्ट जो तालिबान के साथ में मिलकर के सोवियत रशिया के साथ लड़ रहे थे ना, काफ़ी ट्रेंड थे। वो जब रशिया की लड़ाई हार गया, सोवियत रशिया हार गया, तो वो सारे फ्री हो गए। जब वो फ्री हो गए तो पाकिस्तान ने उनको बोला कि तुम इधर घुस जाओ, और बट वो फिर काबू हो गया। आपको पता ही अभी क्या हाल है। बट 1999 में जब ये देखा कहते हैं कि दुनिया का इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर से हट रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान के बारे में ये लोगों को पता चल रहा है कि ये पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। आप कश्मीर में हैं सर इस समय? 99 में, हाँ, मैं कश्मीर में था जी। तो कारगिल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हाइट्स बहुत हैं जी, ठीक है, और वो सारी पोस्टें ऑक्यूपाई करना मुश्किल होता है। 6 महीने इतनी बर्फ पड़ती है कि वहाँ पे आप सस्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि विंटर वेकेट कर देते थे हम लोग पोस्ट।
हम ही नहीं करते थे, पाकिस्तानी भी थे, वो भी कर देते थे. इट वाज क्वाइट अ म्यूचुअल थिंग दैट वी विल नॉट होल्ड. जब बर्फ हट जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे, बिकॉज जितने आप लोग रखिए वहाँ पे उतने लोगों की डेथ की संभावना बढ़ती जाती है. तो इट्स नॉट वर्थ इट. ठीक है. और वहाँ से कोई मेजर ऑपरेशन अटैक कर लेना भी नामुमकिन है. उसको करना भी कि आप एक बहुत बड़ी फौज लेकर के अंदर घुस जाएं तो वो सस्टेन करना भी, बिकॉज वहाँ आसपास रोड वगैरह इतनी नहीं है. मगर हमारे पास कुछ इलाका ऐसा था कारगिल दराज के अंदर जहाँ पे ये एक नेशनल हाईवे जाता है ना श्रीनगर से लद्दाख को जी, वो वहाँ से नज़र आता है. तो ये पाकिस्तान ने प्लान ये बनाया, और जब ये मुशर्रफ का प्लान था, काफ़ी दिनों से वो ट्राई कर रहा था चलाने की, मगर अब वो पाकिस्तान का चीफ था और उसके हाथ में वो पावर थी, वो चला सकता था. और उसने ये प्रोग्राम को, इस चीज़ को अंजाम दिया. 1999 से पहले 98 के अंदर ही वहाँ पे उसने लोग इकट्ठे करने शुरू कर दिए. और जो इंटर करती है फौज, उसको पूरा निकाला नहीं, कई लोग पीछे छोड़ दिए और वहाँ पे स्टॉकिंग करके रखी. और जैसे ही मौसम बदलने लगा उसी टाइम पे लोगों को उसने ऊपर चढ़ा दिया, और कुछ ऊपर ही रखे थे और कुछ लोगों को चढ़ा दिया ऊपर. उनको ये अंदेशा था कि हम बोलेंगे भाई यहाँ पे तो मुजाहिदीन है, टेररिस्ट हैं, लोकल टेररिस्ट हैं, कश्मीरी टेररिस्ट हैं, और ये तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं. और जबकि कश्मीर की, कारगिल की तरफ तो कोई उसका मतलब ही नहीं बनता था जी. ठीक है. करना भी है तो जम्मू कश्मीर की तरफ को, नॉट टुवर्ड्स लेह लद्दाख एंड कारगिल. और जब तक ये देश जो है, इंडिया तो आपको मालूम ही है लड़ाकू देश तो है नहीं, जब तक ये डिसीजन लेगा तब तक थोड़ा लेट हो जाएगा और बर्फ पड़ने के आसार हो जाएंगे. हम 3-4 महीने निकाल देंगे, तब तो फिर अपनी पूरी एंट्रेंचिंग पूरी कर लेंगे, पीछे रोड बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे. ये इसका बेसिक प्लान था. मगर ये जैसे ही हमको मालूम चला, पहला हिस्सा मई में हुआ, तब तक जून के अंदर काफ़ी फौजें मूव करके इसके ऊपर अटैक हुआ. और मालूम कैसे चला सर? मालूम क्या हुआ, कई वही सेम जो लोग थे, सिविलियन लोग थे, उन्होंने बताया. एक पेट्रोल थी हमारी, वो अंदर गई, वो वहाँ पे उन्होंने उसको पकड़ लिया, और सौरभ कालिया सर, सौरभ कालिया वाली पेट्रोल, और काफ़ी टॉर्चर हुआ उनका. फिर उनकी बॉडी कई दिनों बाद मिली और बॉडी में टॉर्चर मार्क्स थे. फिर 2-3 जगह और ऐसा हो गया. फिर ये बार बार बोलते रहे कि तो टेररिस्ट है, बट जब बाकी रेकी शेकी शुरू हुई, हेलीकॉप्टर्स उड़ाए गए, तो मालूम चला ये तो कुछ और ही है मामला. और जब ये कुछ और ही है निकल के आया, तो एक अगेन जो पूरी दुनिया इतिहास के अंदर एक अजब किस्म का ऑपरेशन हुआ. जनरली जब अटैक होता है ना, तो ऊपर इस हाइट 16-17 हज़ार फीट के ऊपर जब दुश्मन होता है, तो अगर यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं तो 120 लोग जब अटैक करेंगे पूरी फायर पावर के साथ, यानी कि 10 गुना कम से कम, तो जीत की पॉसिबिलिटी थोड़ी होती है, पूरी नहीं होती है. क्योंकि आप ये देखो, पहली बात है 16,000, मैं अभी आपको बोलूँ ये सीढ़ियाँ चढ़नी है, ठीक है, 2 माले के बाद आप थक जाओगे जी. अब यही चीज आपने 16,000 पे करना है, ठीक है. कोई कवर नहीं है, पूरा खुला है. खुले का मतलब क्या है, फायरिंग आपके ऊपर पिन पॉइंट होगी जी. कवर नहीं है तो आरटी का जब गोला गिरेगा तो आपके ऊपर गिरेगा. कोई बड़ा पत्थर ही गिर दे वही काफी है. अब इन सब चीजों के बरखिलाफ आप जा रहे हो, और फौज इतनी नहीं है, जितनी लोग थे उतनी फौज नहीं थी, बहुत कम रेशियो के साथ, ठीक है, 1:2, 1:3 रेशियो के साथ जा करके हमारी इंडियन आर्मी ने इन सब, जितने ऊपर थे उससे कम थे. नहीं, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा थे जी. मगर क्या है, मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ ना, 1:12 होना चाहिए कम से कम, और 1:2 थे, और 1:2, 1:3 के अंदर, बिकॉज जगह नहीं है, कवर नहीं है, छुपने का रास्ता नहीं है, तो आपने उसी के अंदर करना है. और इतनी फौज डाल नहीं सकते आप. पूरे इलाके के अंदर तकरीबन 1 महीने के अंदर कब्जा किया हमने वापस, ठीक है. और ये पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है. इम्पॉसिबल ऑपरेशन बोलते हैं इसको. माउंटेन्स का ऑपरेशन इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वहां पे जब आरटी का गोला गिरता है ना बंकर के ऊपर, तो अगर ये बंकर है तो आरटी का जो गोला है वो 5 मीटर भी दाएं बाएं गिरा तो आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि खड़ी है, ठीक है, और आप नीचे बैठे हुए हो जी. तो अगर थोड़ा सा भी गलत हो वो कहाँ जाएगा, वो आपके सर पे गिरेगा जी. दुश्मन का गोला गिर रहा है और आपका भी गोला आपके ऊपर गिरने की संभावना है. ये सारे एरिया वेपन होते हैं, पिन पॉइंट वेपन नहीं होते. इनको पत्थरों को गिराना मारना बड़ा मुश्किल होता है. इसके बावजूद विद 542 सैक्रिफाइसेस, 542 अफसर जैसे जवान की जाने गई,
ठीक है, और हजारों लोग हमारे घायल हुए। वी अचीव्ड विक्ट्री। लोग क्या सोचते हैं, इंडियंस आर नॉट फाइटर्स, गुड फाइटर्स। ठीक है, गुड फाइटर का आपको इल्जाम मिल गया। सो दैट इज हाउ कारगिल हैपेंड एंड आई वाज पार्ट ऑफ कारगिल ऑपरेशन। क्योंकि एक जगह है गुरेज वैली, और जो मशको वैली है, आपने सुना होगा मशको वैली का नाम जी। वहां पे जो अटैक जा रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि पीछे एनिमी का काफी सपोर्ट था। तो एक तरफ से अटैक करके वहां पर हमको सिक्योर करना था, ताकि दुश्मन की जो कार्रवाई है वो आसान ना हो पाए। तो उस ऑपरेशन के अंदर उस इलाके में मैं, एक ब्रिगेड मेजर होता है, तो एक ब्रिगेड होती है, ब्रिगेड के अंदर तकरीबन 4-5 हज़ार जवान होते हैं। उसके अंदर एक ब्रिगेडियर साहब होते हैं, कमांड करते हैं, 3-4 पलटने होती हैं, उनके सीओ होते हैं, और एक हेडक्वार्टर के अंदर एक एलिमेंट होता है जो पूरी लड़ाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो अटैक में खुद नहीं जाता, बट सारी ऑपरेशन कंट्रोल करता है जी। वो काम मेरा था, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करना, कौन आर्टी फायर देना है, सारी कार्य जो भी। कैप्टन ऑफ द शिप, एक तरह से कैप्टन ऑफ द शिप, यू डोंट, कैप्टन ऑफ शिप को एग्जिस्ट करता है बंदा जी। अच्छा, बट कैप्टन ऑफ शिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग बैकवर्ड्स एंड एवरीथिंग, बट हर चीज जमीन के ऊपर मेरा रोल था जी। और वो जो हेडक्वार्टर जहां हम लोग थे बरौब करके, वो दुश्मन के बिल्कुल सामने ही था, और पूरे दिन हमारे ऊपर शेलिंग होती थी। ठीक है, तो उस शेलिंग के दौरान आपने पूरी चीज को कोऑर्डिनेट करना, अटैक करवाना, सब करना आसान नहीं होता। सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन कारगिल। तो उसके उस ऑपरेशन के दौरान मेरे को भी एक छोटा सा, लोगों को तो बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, गैलेंट्री अवार्ड वगैरह, बट एक मुझे कॉम्पिटिशन कार्ड मिला अपने काम के लिए, राइट। और ऑप विजय कारगिल स्टार होता है, जो लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, वो भी उसे मुझे। आज की तारीख में जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में बताऊंगा, पिछले 10 साल के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि कई चीजें पता चल गई हमारे देश को कि आप अगर हथियार रशिया से ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको रशिया के साथ में झुकना भी पड़ेगा। अगर हथियार अमेरिका से ले रहे हो तो अमेरिका की बात सुननी पड़ेगी। और जब मॉडर्न हथियार, पुराने हथियार क्या होता था, गन है, एमुनिशन है, वो बनाया दे दिया, मगर आज का हथियार के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम है वो ही बहुत है। मैंने आपको गन दिया, आर्टी गन, उसके अंदर एमुनिशन है, वो जीपीएस कंट्रोल एमुनिशन है, क्योंकि मैं डाटा भरूंगा, वो एमुनिशन ऊपर जाएगा और बिल्कुल पिन पॉइंट करना चाहिए। तो उसमें से रेडियो वेव्स निकलेंगी, उसमें कई सॉफ्टवेयर चीजें होती हैं। वो सॉफ्टवेयर अगर मैं नहीं दूंगा आपको, या उसमें कोई करप्शन होगा, तो किसी काम की गन नहीं, किसी काम का नहीं है। तो इसका मतलब जो हाई एंड टेक एसोसिएटेड सिस्टम है, उसके अंदर अगर आपका हाथ नहीं हुआ तो मुश्किल है। ये मैंने आपसे रेडियो सेट पे बात करनी है, रेडियो सेट मेरा है, वो आपका है, इसके अंदर चाइना का चिप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस चाइना के चिप से पूरा डेटा चाइना पे जा रहा है। हम बात कर रहे हैं छुपने की बात, क्लासिफाइड सीक्रेट बात, मगर खबर कहाँ जा रही है, चाइना के पास। और चाइना किसको बताएगा, पाकिस्तान को, या खुद को बता देगा, ठीक, राइट। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपके पास आपका सामान होना चाहिए। आपको जब जरूरत पड़े तो आप एमुनिशन बना सकें, जब आपको जरूरत चले गन बना सकें, गाड़ी बनानी है गाड़ी बना सकें, हवाई जहाज बनाना हवाई जहाज बना सकें। तो एक जो आत्मनिर्भरता का जो कंसेप्ट शुरू हुआ, काफी चीजें पिछले 10 साल के अंदर हुई हैं, वो अच्छी हुई हैं। प्लस जैसे एमुनिशन बनाना है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें गवर्नमेंट से बनाना है। अब अगर गवर्नमेंट की फैक्ट्री बनाएंगी तो भाई वो तो 8 घंटे शिफ्ट में काम करेगा, 12 घंटे शिफ्ट में काम करेगा। पुरानी मशीनें हैं, पुराना सिस्टम है, पुराना कायदा कानून है, आपको ब्रेक लेना है, पैसे आपको पूरे चाहिए, पेंशन भी पूरी चाहिए, काम करने का तरीका अलग चाहिए। अब मॉडर्न प्लांट है तो मॉडर्न प्लांट के अंदर जो चीज़ एक गवर्नमेंट का सिस्टम बनाती है, अगर 1000 बनाती है तो एक मॉडर्न प्लांट जो है 10,000 एमिशन बना। प्राइवेटाइजेशन सो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन प्राइवेटाइजेशन इज हैपेंड। उससे क्या है कि आज हमारी जो फौज है वो एक मॉडर्न फौज के रास्ते पे चल रही है, ठीक है। हमको बाहर देखने की जरूरत है, अभी भी देखने की जरूरत है, बट जैसे इंडियन आर्मी है, तकरीबन हमारे 70 से 80% सामान इंडियन वेंडर से मिलते हैं, ठीक है। मगर अभी भी वो हमने 10-20 जो बहुत क्रिटिकल है वो तो बाहर से आ रहे हैं, वो भी हमारे को अपने आप करना है, अचीव करना है, उस रास्ते पे चल रहा है। ऐसे एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के इंजन्स
बहुत ही मुश्किल होता है। 10 देश मिलकर खुद बनाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे अचीव करोगे, वो भी बड़ा मुश्किल है, राइट। सर आपके कश्मीर में तकरीबन 3 टेन्योर रहे? 7 टेन्योर रहे 7 भाई, टेन्योर है सर, राजन, गूगल पे सर। 7 टेन्योर है कश्मीर के। और सर आपका जो कंट्रीब्यूशन कश्मीर में पीस स्टैब्लिश करने में है वो अद्वितीय है सर, बहुत ही कमाल का कंट्रीब्यूशन है सर। बहुत लोगों ने कोशिश की है, बहुत कुछ खोया है हमने कश्मीर में, जहां तक भी हम पीस स्टैब्लिश कर पाए। सर उस बारे में कुछ बताएं कि कैसे आप इस रास्ते पे आगे बढ़े और कैसे आपने ये हासिल किया। 7 टेन्योर कैसे हुए? 90 में गया था मैं जी गया, मैं वैसे 86 और 87 में गया था, बट मैं ट्रेनिंग के लिए गया था जी। 3-3 महीने ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, एक हाई स्कूल ऑफिस स्कूल है, वहाँ ट्रेनिंग करी और वापस आ गए। मगर 90 में डिप्लॉयमेंट के लिए गया था जी। जब मैं डिप्लॉयमेंट के लिए गया तो तब तंगधार था बॉर्डर के ऊपर। उसके बाद मैं मेजर के रैंक पे ऊपर 2 बार गया। एक ये 99 की लड़ाई में गया, 95 में एक साउथ कश्मीर में पोस्ट स्टैब्लिश करी सलामा में। फिर मैं डिप्टी कमांडर गया वहाँ पर साउथ कश्मीर के अंदर। फिर मैं ब्रिगेड कमांडर गया नॉर्थ कश्मीर में लद्दाख के अंदर। जीओसी था मैं नॉर्थ कश्मीर के अंदर। फिर कोर कमांडर था। एक चीज़ मेरे को ये समझ में जरूर आई कि भाई लोग क्या चाहते हैं। पब्लिकली लोग कुछ भी बोलते हो, बट जब आप बच्चों के साथ, लड़कों के साथ, बुजुर्गों के साथ चाय पीते हो, बैठते हो, और मुझे लोगों से बात करने का बड़ा शौक था सिविलियन से, तो मैं फौज का काम करके मैं सिविलियन के साथ में बहुत बैठा करता था। तो एक चीज़ बड़ी समझ में आती थी, जैसे बाकी पूरी हमारे देश के अंदर, और मैं दुनिया में बहुत देखी हुई है, दुनिया में सबकी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए, यही इनकी भी मंशा है। बाकी जो धर्म है, जो कश्मीर अलग है, ये सब तो फिर एक ट्विस्ट है हर एक आदमी का मिसयूज करने का। जितना उनको भय अपने वहां पे कंट्रोल, जो सेपरेटिस्ट लीडर थे उनसे था, उससे कम भय हमारे से भय नहीं था। हमें बोले भाई आपके पास तो कानून है, उनके पास गन है, राइट। तो एक चीज मैं ये समझ गया था कि यार ये बेचारे बहुत मारे हुए हैं, थोड़ा सा इनके साथ में आपको लग के चलना है, ठीक है, और इनकी मदद ज़्यादा करनी है। ये मे बी ह्यूमन कनेक्ट जो था ना मेरा, वो जब स्टार्ट हुआ वो बड़ा स्ट्रांग होता गया। इवन एज अ BM कुरेश वैली के अंदर, फिर सिरामा में, फिर डिप्टी की हैसियत से, और फिर जो एक दोस्ती बनती है ना उस टाइम की, जो उस टाइम पे बच्चे 20 साल 22 साल के थे, जब मैं सीनियर हुआ तो वो 40-45 के हो गए। तो जो नंबर थे वो बढ़ते चले गए। कोई पॉलिटिशियन हो गया, कोई वहाँ पे बिजनेसमैन हो गया, कोई गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहा था। तो जब तक मैं वहाँ गया कश्मीर के अंदर एज ए कोर कमांडर गया, तो ऑल ओवर कश्मीर के अंदर एक थोड़ा सा, आई विल नॉट से बहुत ज़्यादा दोस्त हो गए थे, बट दे वर पीपल हु बिलीव्ड इन मी, दे लाइक्ड यू, दे बिलीव्ड, आई विल से रादर बिलीव, लाइक तो पता नहीं क्या था, बट दे बिलीव्ड। दूसरा मैं कोई चीज़ ये समझ में आ गई कि जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो लोग परेशान हैं वो यहाँ की औरतें, ठीक है, बिकॉज ये एक मेट्रियार्कल सोसाइटी थी एक तरीके से। यहाँ पे औरतों का रोल बहुत था, खेतों में काम करना, बाहर काम करना। मर्द जो है घर के अंदर सिर्फ हाथ का काम किया था, शॉल वगैरह बुनना वगैरह जनरली उनका काम करते थे। जो महीन काम आदमी करते थे, बाकी काम औरतें करती थी। वो बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है, और औरतें अभी अंदर चली गई। एक उनका रोल पड़ा था। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रही हमेशा। जब मुझे मौका मिला तो हर लेवल पे मैंने छोटे छोटे स्केल पे ट्राई किया था और सक्सेसफुल हो गया था। अब जब मैं कोर कमांडर गया तो मुझे मौका मिला इसको पूरे कश्मीर के अंदर ट्राई करने का, राइट। तो इसमें मेरा रोल तो मैं कम मानूंगा, बट जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स थे, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, गवर्नमेंट, और खास तौर से वो लोकल कश्मीरी जो पीस चाहते थे, जिनके पास वॉइस नहीं थी, जिन्होंने हिम्मत दिखाई उसे पूरा काम करने के लिए हमारे साथ, मैं उनको श्रेय देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं कितना भी कर लूँ, जब तक अगला ही बंदा नहीं चाहेगा ठीक करना, हो ही नहीं सकता। तो ज़्यादा करेज तो उनका माना जाएगा। मैं तो खैर एक सिर्फ अनेबलर था, ठीक है, मैंने तो अपॉर्चुनिटी दी। और मेरे से पहले कितने कोर कमांडर आए थे जिन्होंने वायलेंस को कंट्रोल किया, कितनी काम किए। तो ये कहना कि मैंने अचीव किया वो गलत हो जाएगा। मेरे को एक मौका मिला अपनी तरफ से जो करने का, मैंने वो किया। तो 2-3 चीज़ें फोकस करी मैंने। एक फोकस था, मैं इसको बोलता हूँ, तो ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ वायलेंस। ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ वायलेंस क्यों इम्पोर्टेंट था कि पाकिस्तान जो है एक नई चीज़ पे आ गया। वो ये नया ये चीज़ था कि भाई लोकल टेररिस्ट पैदा करो
ये तो आर्मी है, फटाक से मार देगी 3 महीने 4 महीने 2 महीने। तो एक बड़ा कॉमन चीज हो गया, एक टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ है 3-4 महीने 6 महीने। अच्छा, कहने में कितना अच्छा लगता है, मुझे उतना ही खराब लगता था ये लोकल था वहाँ का। क्योंकि लोकल था। क्यों? आप जब एक लोकल को मारते, और यही वो चाहता है, एक लोकल टेररिस्ट को मारोगे तो क्या है, पूरी कम्युनिटी, उसके मदर फादर, उसके माँ भाई बहन, उसके रिश्तेदार, उसके चारों तरफ के रिश्तेदार, उसके स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, उसका मोहल्ला, ठीक है। और आपने 50 ऐसे मारे अलग अलग, तो एक एनवायरनमेंट, आप विलन बन गए उसमें। हाँ, आप उनको मालूम है ये गलत है, हाँ, ठीक है, मगर है तो उसका भाई, उसका बेटा, ठीक है। कितना भी बड़ा डकैत हो, बट माँ का तो अपना ही होता है, राइट। और वो माँ पुलिस वाले को कभी माफ ही नहीं कर सकती, वो उसको मालूम है कितना जुल्म लाया हो। तो वो मेरे दिमाग में चलता था। इसमें मुझे ये दिखता था, मैं ये देखना चाहता था कि कौन लोग ऐसे हैं। भाई रेडिकलाइजेशन तो फोन पे ऊपर नहीं होता ना, यहाँ पे कोई आदमी चाहिए इसको नापने के लिए, मापने के लिए। वो कौन लोग हैं जो ये सेलेक्ट करते हैं कि ये लड़का ग्लैमर में है, ये लड़की के पास में डेट है, इस लड़के के माँ, इसका बाप नहीं है, इसकी माँ है, और इसका सौतेला बाप है। कौन लोग ऐसे हैं जो वल्नरेबल हैं, जिनको हम पकड़ सकते हैं और उसको हम रेडिकलाइज कर सकते हैं। और ये देखा मैंने कि जो एक प्रतिष्ठित, एक अच्छा भला आदमी, देखने में तो है टीचर, बिजनेसमैन है, कोई गांव का बड़ा समृद्ध आदमी है, उसका बेटा पढ़ रहा है चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, अमेरिका में, मगर वो पूरा बता रहा है या तो धर्म के नाम से या कश्मीर के नाम से, हम अलग हैं, इंडियंस आर डिफरेंट कलर, और हम अलग कलर के, हमारी भाषा अलग है, ठीक है, और हमको आज़ादी चाहिए, या हमें पाकिस्तान में जाना है, कोई ना कोई कारण से। जो एक लड़का होता है ना 14-15 साल का, 25 साल तक उसका दिमाग जो है, आप उसको किसी भी रास्ते पे, ड्रग के रास्ते में डाल सकते हो, स्मगलिंग, ग्लैमर के रास्ते पे, हथियार है, ग्लैमर रखता है, वो कॉन्सिक्वेंसेस सोचता ही नहीं है, वो सोचता नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस सोचता है, कहता है मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मर जाऊंगा तो ऊपर चला जाऊंगा ना, अल्लाह के पास चला जाऊंगा, मुझे तो मिल गया। बट वो ये नहीं सोच रहा है कि ये जो मुझे बोल रहा है जाने के लिए, ये क्यों नहीं जा रहा, ये अपने बच्चे को क्यों नहीं भेज रहा। उसकी बेटी तो पढ़ रही है बैंगलोर में अच्छे कॉलेज में, और मुझको बोल रहा है पत्थर मारने के लिए। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले नहीं थे। ये मैंने शुरू करा बातचीत करना लोगों के साथ, टेररिस्ट के फादर मदर से लेकर के जो बच्चे बनने वाले थे, जो नॉर्मल थे, कॉलेजेस, स्कूल्स, आम तौर पे बात करना, छोटे छोटे लोगों के साथ में बात करना, ये मैं ब्रेकिंग ऑफ वायलेंस, साइकिल ऑफ वायलेंस, कि वो टेररिस्ट तो मारा, बट ये अगला बंदा टेररिस्ट ना बने, मैं इसको कैसे तोड़ूं। फिर आइडेंटिफाई करना उन लोगों को, और लोगों को ये बताना नाम लेकर के, यार तुम्हारे गांव में ये बंदा है, पता सबको है, गांव के अंदर मालूम है कि ये बंदा है, ये बंदा जो है सबको टेररिस्ट बना रहा है, ये पाकिस्तान के पैसे पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पैसा खा रहा है, ठीक है, बट बोल नहीं सकते, डर होता है, क्योंकि अगला गोली उसके घर में चले, 30 साल से लोग ये देख रहे हैं, तो एक भय भी होता है। तो एनीवे, ये चीजें मैंने तोड़नी शुरू करी, आइडेंटिफाई, एक्सपोज, राइट। रिक्रूटमेंट कम होनी चाहिए, बच्चों के ऊपर ध्यान देना, लड़कियों के ऊपर ध्यान देना। फिर इनको मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया, धीरे धीरे, पहले लोकल, फिर उनको बोला तुम अपना, जब बोल्ड हो गए तो हमारे पास आ आओ। तो जो लड़का पत्थर मारने वाला था, जो रिफॉर्म हो गया, वो आके बता रहा है कि मुझे पत्थर कैसे मारना सिखाया गया। तो जब वो पब्लिक स्टेज पे आकर के बोलता है, तो ये बात रेजोनेट करती है सभी लोगों को, जो बनने वाले हैं, जो बच्चे हैं। मैं बोलूं तो नहीं पता चलता, मगर जो लड़का खुद पत्थर मार रहा था वो बोले कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो फर्क पड़ता है। टेररिस्ट को लेके आना, कोई टेररिस्ट की मदर को लेके आना, जो टेररिस्ट मर गया है उसके फादर को लेके आना, ऐसे करके कई कई प्रोजेक्ट करे मैंने, ठीक है, एक्सपोज करने के लिए। फिर दूसरा किया पढ़ाई की तरफ फोकस, कई हमारे और मिशन चल रहे थे वहाँ पे एजुकेशन के लिए, वो उनको मैंने थोड़ा रीइंफोर्स किया। ये केपीएल चलता था, क्रिकेट का केपीएल, गेम स्पोर्ट्स चलाना, और लॉट ऑफ स्पोर्ट्स हमने लड़कियों के लिए चलाए। एक हमने साइकिलिंग एक्सपीडिशन किया, तो लड़कियों से डिमांड आ गई आपने लड़कों के लिए किया, हमारे लिए क्यों किया। तो मुझे 2 महीने के बाद में मिलिंद सुमन को हम लेकर के आए, और फिर वो मैंने साइकिलिंग कराई। और साइकिलिंग के अंदर मुझे अच्छी तरह से, मेरे आँख से मतलब वो भूलता नहीं है, एक बच्ची आई किसी रिमोट गाँव से, वो आई फर्स्ट, ठीक है,
उसका बाप लेके आया उसको। जब फर्स्ट की मैंने उसको ट्रॉफी दी, फर्स्ट या सेकंड की मैंने ट्रॉफी दी और मैंने बोला इसकी फोटोग्राफ पिक्चर आनी चाहिए उसके अंदर, तो उसने बोला उसके बाप ने, सर मेरे गांव में किसी को नहीं पता है कि मैं अपनी बच्ची को यहाँ लेके आया हूँ, फोटो डालोगे तो गाँव के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि तुम लड़की को इससे लेके जाते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी लड़की आगे चले, मगर पब्लिकली मैं नहीं बोल सकता। तो हमने वो फोटो नहीं छापी। जो वो माइंडसेट है ना, वो हमने चेंज करने की कोशिश करी। आई थिंक दैट इज, टेररिस्ट बहुत मारे मेरे टाइम पे, ठीक है, काफी मारे, मगर मुझे उनका उतना वो नहीं है जितना ये है कि टेररिस्ट मेरे टाइम में बनने कम हुए। कई बच्चे टेररिस्ट बनने की कगार से वापस आ गए और एक्नॉलेज किया उनके माता पिता ने कि मेरा बच्चा जो है बच गया, वो आप लोगों की वजह से बच गया। आप लोग मतलब मैं नहीं, मेरे साथ में जो नीचे जमीन पे काम करने वाले यंग ऑफिसर्स, जेसीओस, एनसीओस, उन्होंने जो मेहनत करी उसकी वजह से तो एक शेप चेंज हुआ। कमाल सर। एक सिस्टम है नेशनल सिंबल्स का, वहां कभी किसी ने तिरंगा फहराया नहीं, ठीक है, तो जब आप फहराओगे नहीं तो कोई नहीं फहराएगा। मैं इसी बिल्डिंग के अंदर कभी तिरंगा नहीं फहराऊं तो कभी नहीं फहराओगे, मगर मैं अगर रोज चल के आऊं तिरंगा लगा करके तो फिर 2 दिन में आप भी देखो, ये चलाओगे, ये भी चलाएगा, सब चलाएगा। वहां था ही नहीं सिस्टम। भय, नॉट बिलीफ और समथिंग, वो एक वेव चलाई हमने तिरंगे की, और मैंने कम चलाई, बहुत लोग वहां पे तिरंगा लगाना चाहते हैं, उन्होंने ज्यादा चलाई। उनको सिर्फ एक डायरेक्शन, दिशा, मोटिवेशन दिया। तो जो लाल चौक के ऊपर तिरंगा चला, वो आर्मी ने नहीं लगाया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया, वो कश्मीरी लड़कों ने लगाया, ये जानते हुए भी कि वो अपनी जिंदगी के लिए जो सेपरेटिस्ट है, जो हार्डलाइनर है, जो रेडिकल है, वो उसके टारगेट है, मगर लगाया यार कश्मीरी लड़कों ने, और पब्लिक व्यू के अंदर। और मैं कोई भी काम पहले मैं बताता यार मैं छुप के नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं छुप के करूंगा तो उसका मतलब आपके भी दिल में चोर है। करना तो यार हिम्मत से काम करना, वरना नहीं करना। तो हर एक आदमी जो मेरे प्लेटफॉर्म पे आया, लड़की अगर आई बोलने के लिए तो वो नकाब हटा करके, बुर्का हटा करके माइक के ऊपर लाइव यूट्यूब के अंदर उसने वो टॉक दिया, लेक्चर दिया, कहानी बताई, ठीक है। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म, मूवीज बनाई हमने 10 मिनट की। वो कई मूवी ऐसी हैं जो 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन हिट हो गई, 10-10 मिनट्स मूवीज, बट दे वर ऑल ऑन लाइफ। आई थिंक वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल, आपको दिमाग नहीं चेंज करना है, आपको सिर्फ बताना है सच के। सच सबको पता है, बोलने की ताकत नहीं होती, बस वो सामने आना बड़ा जरूरी होता है। कमाल सर। सर आपके पास समय की कमी, लेकिन एक आखिरी सवाल पूछे बिना मैं आपको नहीं जाने दे सकता सर। देश ने एक बहुत ही कमाल का ऑपरेशन देखा, ऑपरेशन सिंदूर। हमारी आर्म्ड फोर्सेस का सबसे मॉडर्न रूप हमने इस ऑपरेशन के दौरान देखा, जितनी हमारी समझ है सर। पर हमारी समझ आपके सामने शायद कुछ भी नहीं है, जिस तरह से आपने इसको देखा होगा, जितना करीबी से आप इसको समझ पाए होंगे। सर आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पूरे ऑपरेशन के बारे में, और अब हमारी आर्मी देश दुनिया किस तरह देखती है सर? देखिए, आपकी, हमारी और आपकी जो आर्मी है जी, आर्म फोर्सेस, मैं बोलूँगा तीनों सर्विसेज मिला के दुनिया के चौथे पायदान पर है जी। चौथा पायदान कोई छोटा नहीं होता है। हमारा देश थोड़ा कहने के लिए 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चौथे ट्रिलियन पे है। बहुत लोग अभी भी गरीब हैं नंबर के अंदर, बट बहुत ही पावरफुल देश है। और जब आप चौथे पायदान पे डालते हो तो दुनिया के अंदर बहुत ही पावरफुल मिलिट्री है। छोटी मिलिट्री कितने देश हैं, और हम नहीं बोल रहे, ये देश जो वर्ल्ड को मैप करते हैं मिलिट्री, वो बताते हैं। ऑप सिंदूर के अंदर 2 चीजें हैं। एक था मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। प्रधानमंत्री जी ने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या दिया था, उन्होंने बोला था कि जिन लोगों ने पहलगाम का अटैक किया था उनको नेस्त नाबूद कर दो, ठीक है। इसका मतलब उनके हेडक्वार्टर्स, लॉन्च पैड, आप सारे टेररिस्ट नहीं मार सकते ना जो पाकिस्तान के अंदर किनारे किनारे छुपे, ठीक है। वो हमने 6 और 7 की रात को अचीव कर दिया। इससे ज्यादा सक्सेस और कुछ नहीं हो सकता। इवन इजराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक करने की कोशिश करी, उतनी हासिल नहीं करी जो हमने विद इन नाइट। और ये तब करी जब पाकिस्तान को पता था कि अटैक आने वाला है। भाई उसको तो मालूम था ना, उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 11 दिन के अंदर हुआ।
पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, 12 दिन के अंदर हुआ। तो जब वो 12 दिन निकल गए, उसको मालूम है यार कल आएगा कल आएगा कल आएगा, कभी तो आएगा, ठीक है। और ये अटैक मेरे ख्याल 14वें दिन गया था, 14वें या 15वें दिन गया, ठीक है। तो पता था, वो तो वेट कर रहे थे, उसके बावजूद ये अटैक सक्सेस हुआ। ये आपको बताना चाहिए कि आपकी आर्म फोर्सेस कितनी केपेबल है जी। चलिए ठीक है, कई लोग लॉसेस के बारे में बात करते हैं, कुछ बात करते हैं, सब कहानी बात करते हैं, मगर कॉन्फिडेंस देखो कि आपने 24 घंटे के बाद में बोला पाकिस्तान को यार हमको तो ये इनको काम करना था, हमने कर दिया, तुम देख लो अभी लड़ाई लुड़ी क्या करना है, हमने तो करना था, हमारे को आदेश मिला था। अब वो अगला बंदा कहता है नहीं यार हम तो आएंगे वापस, ठीक है। तो ठीक है, 2 दिन 3 दिन कुछ हुआ, चलता रहा, चुटपुट चुटपुट जो भी चल रहा था। फिर फाइनली डिसाइड किया गया यार अब आपको थोड़ा सा अच्छा पनिशमेंट देंगे। और आपकी जब पनिशमेंट हुई तो 11 एयरफील्ड, इवन अमेरिका ने आज तक ये चीज अचीव नहीं करी है। 11 एयरफील्ड्स, बेसेस एंड अदर लोकेशंस, जिसके बारे में पाकिस्तान बता रहा, हम नहीं बता रहे, ये पाकिस्तान बता रहा, दुनिया बता रही है, प्रूफ वो डाल रहे हैं, हम नहीं डाल रहे, उनके लोग डाल रहे हैं। ये सारी चीजें अचीव करी 9th नाइट को। पाकिस्तान कहाँ गया भागता हुआ? अमेरिका गया। अमेरिका ने हमारे को कॉल किया और हमने क्या बोला उनको, हम तो पहले से बता रहे थे इसको लड़ो मत, उसको बोलो फोन करेगा, हार मान जाए तो ठीक है। फोन आ गया 1:30 बजे, वही बोला सीज फायर कर लो। हमारे वो डीजीएमओ साहब अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने 1.5-2 घंटे के बाद में बात करी, तो उन्होंने वही सेम बता दिया, तुम्हें पहले ही बोला था, तुम ही चुटपुट करी जा रहे थे, ठीक है। और तुम चाहते हो कि हमारी तरफ मिसाइल मारोगे दिल्ली की तरफ, हम उनको छोड़ देंगे। आपको याद है ना सिरसा के ऊपर एक मिसाइल गिराई? जी। सो इवेंचुअली व्हाट डू यू थिंक, आप इतनी पनिशमेंट एक मॉडर्न कैपेबल आर्म फोर्सेस दे सकती है जी, और वो भी आर्मी कोई ऐसी छोटी मोटी आर्मी नहीं है। जब हम 4th लार्जेस्ट माने जाते हैं तो हमारा एक बड़ा भाग फौज का चाइना के भी खिलाफ है, हाँ। एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ है, और ये जो लड़ाई है ये पाकिस्तान वालों ने के सामने वाले पाकिस्तान पे करी है, राइट। जब पूरी फौज लगेगी इस काम के अंदर तो केस चेंज जाएगा। सो देयर इज अ डिफरेंस। ये लास्ट 10-12 इयर्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, स्ट्रक्चर्स में, डिसीजन मेकिंग के अंदर, इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग के अंदर, मॉडर्नाइजेशन में। कंप्लीट नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आज की तारीख में हम 10-20%, 30% पे हैं, बट हम अपने रीजन में काफ़ी आगे हैं। हमें बहुत आगे जाना है, राइट। इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नहीं आएगी वैसे वैसे आपको इवॉल्व करना है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। और ये प्रोसेस ऑफ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कभी खत्म नहीं होता, ये चलता रहेगा, क्योंकि जो 20 साल पहले चीज़ थी वो आज जीरो है, और आज की चीज़ अगले 10 साल के बाद में जीरो हो जाएगी। मगर आपके पास में काबिलियत होगी ना उसको बनाने की, या चेंज करने की, इनोवेट करने की, तो आप आसानी से कर सकते हो। हम उस रास्ते पे, तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो बदला देश को चाहिए था वो ले लिया गया। ऑप महादेव के अंदर वो जो 3 फॉरेन पाकिस्तानी टेररिस्ट थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी वो भी मार दिए गए। तो टेक्निकली एक लूप आपका ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, पहलगाम का बदला था जी, आपका बदला पूरा हो चुका है जी। और हमने फिर भी ये नहीं कहा कि ऑपरेशन खत्म हो गया, इट्स ऑन पॉज। करेक्ट जी। एंड देखिए मिशन आपके पूरे अचीव हो गए ना, राइट। हम लड़ाई के लिए नहीं गए थे। अगर लड़ाई के लिए जाओगे तो लड़ाई का रूप महारूप होता है, वो दूसरा रूप होता है, ठीक है। वो 14 दिन में नहीं जाओगे। हमने तैयारी करके अगर लड़ाई जाना है तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है, और भगवान न करे आपको उस रास्ते पे जाना पड़े, क्योंकि जो भी देश लड़ाई पे जाता है वो थोड़ा पीछे रह जाता है, ठीक है। सर सिर्फ ये पॉडकास्ट समाप्त इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास समय की कमी है, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपके पास शौर्य तो आपने जीवन भर आपके पास रहा ही, आपके पास कहानियों की कमी नहीं है, किस्सों की कमी नहीं है, एक बताने की कमी नहीं है, स्टोरी टेलिंग की कमी नहीं है, ये सारे आर्ट आपके पास हैं। सर आपका मैं अपने पॉडकास्ट की टीम की तरफ से, अपने पॉडकास्ट की तरफ से, देश की तरफ से सर हमारा पूरा सौभाग्य है कि हमें आपके साथ वक्त बिताने का भी मौका मिला। सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए तो देना चाहूँगा ही सर, लेकिन जिस तरह का काम आपने विश्व में किया है, जिस तरह के मिशंस आपने किए हैं सर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा सर कि हमें फिर मौका मिले कभी आपके साथ बैठने का, एक पॉडकास्ट और करने का, और डिटेल में आपको जानने का।
1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट होगा, जितना हम आपसे निकाल पाए सर उतना हमने पूरी कोशिश की, लेकिन और समय कभी मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद जेके सुपर पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। काश हमारा देश भी जेके सीमेंट की तरह जी क्या है मजबूत रहे, जी सर। इकट्ठा होके रहे। जी सर, जी है ना? सर, जी सर। Thank जय you. हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर।